बाबानं केवलं 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 बाबानं केवलं। परमपिता बाबा की जय। दीदी अभी 7 लोग ज्वाइन हो गए तो क्या करें अभी दीदी, वेट करें या स्टार्ट करें हम? सात जन तो आ चुके हैं ना ऑलरेडी। हाँ दीदी 15 मिनट्स भी हो गया है, 43 जी मिनट, जी 13 मिनट चला जी गया। तो शुरू करते रहे, फिर उसके बाद फिर लोग आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। जी दीदी सब ठीक है। अपना बोलते बोलते सबका टाइम। जी 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 ओके दीदी। सभी को नमस्कार एंड ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आप सभी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा आज का डिस्कशन है। हमने टॉपिक लिया था द इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट। और हम सभी अक्सर पॉलिटिकल डिस्कशंस में या खासकर या डिबेट्स में खासकर या सुनते हैं लेफ्ट विंग या राइट विंग। फिर बात आती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की भी। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की का मतलब अगर हम माने एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज हैं। कोई भी सोसाइटी एक रहती है, वो कलेक्शन ऑफ आइडियाज से चलती है, प्रॉपर होती है। और उस सोसाइटी के कुछ लोग ही मिलकर के सोसाइटी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, वे ऑफ रनिंग डिसाइड करते हैं। तो इसी में ही आता है लेफ्ट विंग या राइट विंग। ऐसे तो जो लेफ्ट और राइट टर्म है ये कॉइन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। 18th सेंचुरी की बात है जब फ्रांस में मोनार्क था। और सबसे पहली बार एक सोसाइटी में से एक ग्रुप ऐसा बाहर निकल के आया जो मोनार्क के अगेंस्ट था। मोस्टली ये लोग पुअर थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम अपोज किया कि हमारे कंट्री में मोनार्क सिस्टम ना हो करके कुछ डेमोक्रेटिक सा सिस्टम होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में भी ये जब बैठते थे तो ये लेफ्ट साइड बैठते थे। तो और उसके अपोजिट में राइट साइड में जो बैठते थे उनको राइट के लोग कहा जाता था। तो ये तो रहा बैकग्राउंड। लेकिन अब देखें अगर हम पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, तो लेफ्ट का मीनिंग उस समय से लेकर आज तक कितना चेंज हो गया है। क्योंकि हम अब जो बात करते हैं तो अब लेफ्ट का मतलब में अगर हम लें तो फिर इसमें आते हैं मूवमेंट्स जैसे कि एलजीबीटी मूवमेंट है या फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो कुछ रिवॉल्यूशनरी हो या कुछ जो कन्वेंशनल है उस चीज से कुछ अपोज होकर के ये चीजें आती हैं। तो अ, अब थोड़ा और मैं इतना ही बोलती हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए हम थोड़ा और सुनेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेंगे? दीदी आनंद प्रभा दीदी, आप थोड़ा कुछ अगर बोलें और इनिशिएट करें इस टॉपिक के बारे में। द इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट मतलब लेफ्ट किस तरह से हमारी कंट्री में काम कर रहा है या इंटरनेशनली काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आनंद प्रभा दीदी। क्या है, सभी को नमस्कार। मैं एक्चुअली जो आज का टॉपिक जो है ना, इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट, है ना। तो इसमें जैसे समझ में आ रहा है कि लेफ्ट बाय लेफ्टिस्ट या लेफ्ट विंग्स का इकोसिस्टम क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है।
तो इसमें हम लोग क्या ढूंढे, मतलब सटीक मतलब टॉपिक का सटीक समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जो थोड़ा सा मैंने देखा हिस्ट्री भी उसका जो मैं कर रही थी, मतलब देख रही थी, तो उसमें मुझे ये लग रहा था जैसे तुम अभी बता रही थी कि ये शुरू हुआ था कहाँ। तो हम लोग पहले जाने कि ये जो लेफ्ट है क्या, इकोसिस्टम क्या है जो दुनिया में चलता आ रहा है। क्योंकि इस दुनिया में क्या होता है ना, जब भी जगत में सारा दुनिया का लोग सब भी जीव जंतु जितना भी है सब एक सिस्टम में चलता है। तो ये सिस्टम में चलता है, उसी सिस्टम के अनुसार होता है। इसमें विभिन्न प्रकार का जीव है, विभिन्न प्रकार का जानवर है, विभिन्न प्रकार का प्लांट्स है, विभिन्न प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब एक सिस्टम में चलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए, जैसे अभी जो स्टोरी आ रहा था कि बैक हिस्ट्री देखें, बैक हिस्ट्री उसको जो देखते हैं, हिस्ट्री में ऐसे जैसे आया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में, तो राजा जो था, राजा का जो असेंबली होता था, राजा का असेंबली में कुछ लोग रहते थे, कुछ उसको सपोर्ट करते थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते थे। तो जो लोग सपोर्ट करते थे वो हो जाते थे राइट, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे वो हो जाते थे लेफ्ट। तो जो लोग चाहते थे समथिंग शुड बी न्यू, समथिंग शुड बी चेंज, जिसको बोलते हैं हमें प्रो चेंज, ताकि दुनिया में तो चेंज हो, कुछ नया परिवर्तन हो, ताकि समाज का कुछ कल्याण हो, तो वो लोग भी वेलफेयर ऑफ द स्टेट चाहते थे, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी का इक्वलिटी चाहते थे। तो ये लोग का एक अलग अलग क्या बोलेंगे, अलग माइंड था, अलग कुछ करने का इरादा रहता था। तो ऐसे देखा जाए तो इसका जो डेफिनेशन देखें, इकोसिस्टम जो है, जो उसका किसको कहा जाएगा, तो इकोसिस्टम को कहा जाता है कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, ये एक प्रकार का सिस्टम है, फॉर्म्ड बाय द coordinated interaction of all living organisms with each another, with the physical and chemical factors of the environment in which they live, and all the linked by transfer of energy and materials. तो इसमें जो एक दो तीन पॉइंट आ रहा है कि इसमें आ रहा है पहले वाला, जैसे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब कुछ आ जाता है, जैसे मनुष्य भी आ जा रहा है, इसमें हम देखेंगे तो मछली भी आ जा रहा है, इसमें प्लांट्स भी आ जा रहा है, हर प्रकार के जीव जंतु। ये मैं बेसिक जब बता रही हूँ, मतलब क्या व्हाट इज इकोसिस्टम का, कैसे शुरू हुआ इसका। तो उसमें और प्रकार, जैसे हम बोल सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स और अबियोटिक फैक्टर्स। तो इसमें क्या हो जाता है, हर प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया। और उसमें क्या हो रहा है, नंबर सेकंड पॉइंट जो आता है, इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन। दुनिया में जितना भी जीव, सबका एक कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन है, सब उसी को मिलजुल के ही चल रहा है। कोई किसी के बिना सहायता से कोई अकेला नहीं जी सकता, क्योंकि हम लोग ऐसे भी सोशल जीव है, तो सबको किसी का हेल्प लेकर या किसी के साथ मिलकर ही समाज में जीना पड़ता है सबको ही। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन से चल रहा है। उसमें नेक्स्ट आ जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि थर्ड पॉइंट में जैसे फिजिकल केमिकल। फिजिकल में जाता है कि हम लोग का जैसे जो जीने के लिए हमको कुछ समाज से या दुनिया से लेना पड़ता है, वो जैसे फूड हो गया, खाने के लिए जो अनाज लेना है, तो ये हो जाता है। और केमिकल में आता है जैसे हमें पानी पी रहे हैं, ऑक्सीजन, जीने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा केमिकल फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट में हमको जीना है और सबके साथ लिंक बना के जीना है। तो इसमें जो हमको जो खाने के बाद जो एनर्जी मिलता है, ये एनर्जी को हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको समाज में लगाना पड़ेगा। तो हम सब मिलकर, जैसे इसको क्या करते हैं, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब मिलकर एक आपस में एक सिस्टम बनाते हैं जीने के लिए। उसके लिए हम लोग फिजिकल और केमिकल यूज करते हैं। और वो केमिकल यूज करने के बाद क्या होता है, जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी को हमको एक चेन बना के सब मिलकर को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसी को मतलब जो साइंस का बायोलॉजी के ढंग से देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। लेकिन हम अगर इसको पॉलिटिकल फील्ड में देखें, तो अभी जो समाज जैसे बता रही थी अभी सुप्रिया की, ताकि ये दुनिया में भी बहुत चेंजेस आ चुका है। ऐसे भी देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी पार्टी, कोई भी या पार्टी बोल रहे कि जब शासन करता है पॉलिटिकल, अभी जैसे चल रहा है देश में, तो उसमें क्या आता है, कुछ लोग रहते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग रहते हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ लोग होते हैं एकदम टोटली एक्सट्रीम सपोर्ट करते हैं, कोई के एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं करते, कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, कोई लोग सपोर्ट नहीं करते। तो इसी प्रकार का लोग हैं दुनिया में। तो जैसे साधारण भी कुछ घटना घट जाता है, साधारण कुछ छोटा सा कुछ भी पॉइंट आता है समाज में, कोई चेंजेस आ गया कि गवर्नमेंट कुछ नया रूल बनाता है, तो उसमें क्या होता है, जो लोग फेवर वाले हैं, जो लोग फॉर में राइटिस्ट हैं, जो राइट
साइड में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देके आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो लोग लेफ्ट साइड में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो रहेगा कि जो लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा मिला जुला ही करेंगे। उसके लिए उसके जो जितना है मीडिया रहेंगे, जितना नेट वाले रहेंगे, जितना उसको क्या बोलते हैं, फैन, तो जितना जितना जो लोग सपोर्ट करने वाले जिन लोग रहते हैं उन लोग का क्या पता है, लोग चाहते हैं कि हाँ उसके लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। कोई पेपर में निकालेगा, कोई न्यूज़पेपर में डाल रहा है, तो कोई फेसबुक में डाल रहा है, तो कोई ट्विटर में डाल रहा है, तो कुछ ऐसे इसी प्रकार का लोग विभिन्न प्रकार में। देखिए रियलिटी क्या रहता है सबको समझ में नहीं रहता। अभी अगर विभिन्न एग्जाम्पल देखें, जैसे अभी चल रहा है, जो रिसेंट चल रहा है समाज में, यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो उसमें रियलिटी क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, पता नहीं है। लेकिन हम सपोर्ट करें, हाँ ये कौन क्या बोल दिया, न्यूज़पेपर में क्या आ गया या क्या कुछ हो गया, तो उसको हम लोग, लेकिन ओरिजिनल देखने कितना लोग देखा है, वहां का जो लोग जिसके लाइफ में बीता है वही जानता है। उसको अगर पूछे तो वो कुछ बताएगा, वही सही निकलता है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो इशू बन जाता है, उसमें वो लोग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या होगा इसके फ्यूचर, उसका तो पता नहीं। तो ऐसे करके हमारा इकोसिस्टम शुरू हो जाता है। और लेफ्टिस्ट जो बोल रहे हैं, लेफ्टिस्ट वाले जो सपोर्ट करने वाले, जो सपोर्ट नहीं करने वाले, जो मतलब जो लेफ्ट वाले रहते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये होता है, तो हम लोग का देखना चाहिए कि अभी समाज में कैसे कैसे चल रहा है। तो मैं तो इतना, मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज मैं इतना से बता रही, बाकी मैं सुनना चाहेंगे बाकी यार कौन कौन क्या बोल रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू दीदी। प्रभा दीदी, आपने बहुत अच्छे से बेसिक समझाया, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही है द इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट। इकोसिस्टम का मतलब आपने समझाया कि एक इकोसिस्टम खुद में अपने आप में सक्षम रहता है कि उस अपने आप को सपोर्ट कर सके और सरवाइव कर सके। तो आगे हम बढ़ते हुए अब अगले पार्टिसिपेंट से हम सुनेंगे। हमारे बीच में बहुत सारी दीदियाँ हैं, हमारे बीच में पूनम दीदी भी हैं। पूनम दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज़? नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कहीं कहीं भी कुछ है तो दो क्लासेस होते हैं। एक क्लास आपका रूलिंग होता है, ऑथोरिटेरियन होता है, और दूसरा क्लास जो होता है उसको अपोज करता है। वो जनरली जिसके पास पावर होगा वो रूल करेगा, और जिसके पास पावर नहीं होगा या कम पावर होगा वो अपोज करेगा। और मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है कि वो जो अपोज करते हैं, इनका एक जो प्रिंसिपल बना हुआ है, किसी भी तरह से ये भी उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, नहीं कि इनका उद्देश्य कोई सुधार करना होता है। बस इनको भी चाहिए कि ये जो चेयर पे ये बैठे हैं उस चेयर से उनको हटा करके हम बैठ जाएं, बस यही करते। और जहां तक दो पोलर्स की बात है, कहीं भी अगर दो पोल होंगे तो बीच में जो उसका आंसर निकल के आएगा, कंक्लूजन जो आएगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते करते जीरो होगा। मतलब कुछ भी उनका कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। और हम लोग यही जो सिस्टम देखते आ रहे हैं, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी देश का पार्लियामेंट देखें या कोई छोटी सी सभा देखें, तो एक आदमी अगर जो भी जिसके पास पोजीशन है, पावर है, वो रूलिंग पार्टी होगी या वो डिसीजन मेकिंग पार्टी होगी, और दूसरी जो भी है वो उसको अपोज करेगी, जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि दो हमारे विश्व में दो थ्योरीज निकले। पहला जो कैपिटलिज्म था, ये वो थ्योरी थी, और उसके बाद उसको अपोज करने में कम्युनिज्म आया। तो दो चीजें हो गई, दोनों पोलराइज होने लगी। होने लगी, दूसरी तरफ कम्युनिज्म वाले लोग पोलराइज होने लगे। अब इनके पास, दोनों के पास अभी के डेट में इतनी शक्ति आ गई है कि दोनों अब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, तो इनके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिसके कारण इनका जो अप्रोच है वो अधिक से अधिक मैटर को एक्युमुलेट कर लेना है। जो धरती पर जो मंडीन चीजें हैं उस पर अपना पावर ये लोग एक बनाना चाहते हैं, जिसके कारण ये लोग अपने आप को सुपर पावर बना सकें। और इनका उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर इनकी फिलॉसफी ही नहीं है, इनके पास आइडियोलॉजी ही नहीं है। अगर हम इस संदर्भ में आए तो इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो न्यूक्लियर निकल करके आएगा, वो तो बाबा ने थ्योरी दी हुई है, वो हम लोग को सबको पता है। लेकिन अभी जो लेफ्ट है वो हम लोग उसको कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। और बाबा बताते हैं कि ये कम्युनिज्म जो है वो दो शब्दों से बना है, एक तो को और दूसरा रूट। दूसरा उसका जो रूट वर्ड है वो म्यून है।
तो कहते हैं को का मतलब होता है टुगेदर और म्यून का मतलब होता है टू डू समथिंग। तो जो शब्द है वो तो बहुत ही अच्छा था कि हम लोग सब लोग मिल करके कुछ करें। तो जो भी शासक है उस वर्ग के खिलाफ ये लोग आंदोलन करते थे, तो वहां तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी और इनको बस उनका अपोज ही करना था। और किसी भी तरीके से जो जनसाधारण है उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल नहीं थी, तो उन लोग को ये लोग मिसगाइड करना शुरू किए। तो द टर्म कम्युनिज्म इज only applicable where the communal system exists. तो यहाँ पे those who follow the communal system are communist. In the communal system, there is no relationship among people doing something together, as everything is imposed from the top. इनके पास अपना कुछ था नहीं, जो इन पे इम्पोज कर दिया गया उसके आधार पर ही ये लोग चलते थे। और अभी जो हम लोग देखते हैं वो तो कार्ल मार्क्स की दी हुई थ्योरी है, जो कि प्रॉपर नहीं कहते, बाबा भी इसको इम्प्रॉपर कहते हैं और मिसलीडिंग कहते हैं। While Marx said many things, our discussion here is only concerned with those things in his philosophy which went against human psychology. उन्होंने human psychology को ध्यान में नहीं रखा। That is, we are only concerned with that part of his philosophy which attempted to build castles on quicksands. बाबा इसको, ये वर्ड्स बाबा की है, मेरे वर्ड्स नहीं है। तो वो उनका कहना है बाबा का कि ये लोग कैसल्स बनाते थे, महल बनाते थे और बालू का महल बनाते थे। तो बालू का महल कैसा होगा, वो तो ढह जाएगा, जैसे ही हवा तेज चलेगी, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम होगी, वो ढह जाएगा। तो वो उसी तरीके का इन लोगों का जो सिस्टम था और जो अभी चल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि उसका परिणाम जो निकल करके आ रहा है। तो जस्ट ये जो बाबा के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल वहां पे सूट कर रहे हैं कि इनका जो सैंड पे बना हुआ कैसल्स है वो किस तरीके से ढह रहा है, क्योंकि इनके पास आइडियोलॉजी नहीं है, कोई अपनी थिंकिंग नहीं है। बाबा तो इन लोग के बारे में बहुत सी बातें बोले हैं, जैसे कम्युनिज्म इज बेस्ड ऑन क्रूड मेटलिस्टिक फिलोसफी। मतलब इनकी पूरी की पूरी फिलोसफी जो है वो क्रूड मेटलिस्टिक है, इसमें कहीं भी उसके ऊपर की आइडियोलॉजी जो हम लोग स्पिरिचुअल जो बोलते हैं सप्रा मंडे में सब, ये लोग तो उनका कुछ कोई भी अंश इसमें है ही नहीं। इनकी गोल है, इट्स गोल इज टू एंजॉय व्हाटएवर यू गेट डिराइविंग अदर्स, मतलब दूसरों का शोषण करके हम लोग जो भी प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त कर ले, बस इनकी वही थ्योरी है। देयर इज नो स्कोप फॉर प्रिपेयरिंग द माइंड इन एन इंटेलेक्चुअल फ्लो टुवर्ड्स द पिनाकल एंटिटी। When the mind reaches the body of its object, when the mind takes the form of its object, whether the object is crude or subtle, the mind is powdered down. The natural tendency of the mind is to go downwards. जो naturally अगर हम अपनी spiritual practice नहीं करें, higher spirits की तरफ ध्यान नहीं दें, तो फिर mind अपने आप नीचे की तरफ जाता है। तो इन लोगों के पास भी कोई वैसा था नहीं आइडियल, इसलिए ये लोग भी धीरे धीरे करते करते अभी आप देख रहे हैं कि वहां मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। और जो भी है वहां पे इतनी इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है कि अब तो महिलाओं के साथ बहुत गलत काम वगैरह होना भी वहां शुरू हो गया है। कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। जो युद्ध के लिए जो बनाए गए, अभी कल इंटरनेशनल कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से पास हुआ, और हमारे इंडिया के जो डेलीगेट थे वो लोग भी रसिया के खिलाफ वोट किए कि नहीं, जो वहां हो रहा है ह्यूमिलिएशन वो गलत है। तो ये सब हम लोग रिजल्ट के रूप में देख रहे हैं। बाबा हमारे तो बहुत पहले ही इन बातों को कह चुके हैं। तो बाबा बोलते हैं कि ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैज टू टेक हिज और हर माइंड अपवर्ड। हम लोग को अपना माइंड अपवर्ड ले जाना है। हम लोग को प्राउड की थ्योरीज को देखते हुए, और कोई भी थ्योरी है तो उसमें जब तक इंसान जो है, मनुष्य जो है मन प्रधान है, उसके मन को नहीं देख करके थ्योरी बनाई जाएगी, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं की जाएगी, वहां स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, तब तक कोई भी फिलॉसफी बनेगी वो इसी तरीके से दो क्लास बनेंगे, दोनों क्लासेस में कोहेशन होते क्लासेस होंगे, इनके पास कोहेशन का कोई चांस नहीं है, सिर्फ क्लास करना। ये लोग जानते हैं अल्टीमेटली क्लास करके जो भी डेवलपमेंट मटेरियल वर्ल्ड में किए थे उसको भी लोग बर्बाद करेंगे। जब भी युद्ध होता है तो आप देखिए कि क्या जिस पे अटैक हुआ, जो एग्रेशन कर रहा है, तो क्या उसका कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या अगर आज के डेट में अगर हम अभी जो रिसेंट हम एग्जांपल देखें रशिया और यूक्रेन का, तो यूक्रेन में तो जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो रहा है, लेकिन क्या रसिया का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा? रसिया पूरे देश में आइसोलेट हो गया है, उसकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उसके प्रिंसिपल्स को नुकसान होगा, और अगर कल को वो यूक्रेन को पर पूरी तरीके से कब्जा कर ले तो भी वहां पे जो सांस्कृतिक नुकसान जो होगा, जो वहां के लोग रहेंगे वो रसिया के प्रति कभी भी फेथफुल नहीं होंगे। इनफैक्ट उसके बाद वहां से ये जो भागे हुए लोग हैं, जो रिफ्यूजीज होंगे, दूसरे जगहों पे जाएंगे, उनमें से कितने लोग आइडियलिस्टिक बन पाएंगे? उसमें से अधिकतर टेररिस्ट बनेंगे, जिनके सामने जिनके माँ बाप को मारा जाता है, जिनकी
जिस बच्चे के सामने उसकी माँ के साथ गलत काम किया जाता है, वो बच्चा कल को क्या बनेगा? निश्चित रूप से उसको टेररिस्ट बनाने की सब तैयारी की जा रही है। जो बच्चे वहाँ हैं और खुलेआम टेरर करने के लिए सैनिकों को छोड़ा जा रहा है, बाहर से ला करके वहाँ पे उनको फंडिंग की जा रही है सिर्फ टेरर फैलाने के लिए। तो उस बीच जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे उसको देखेंगे, उनको मोरलिस्ट बनाना इतना आसान काम नहीं होता। जीवन भर लोगों को सिखाते सिखाते अच्छे लोगों को तब तो बन पाते हैं हम लोग, एक साधक तैयार कर पाते हैं। और उन लोगों को तो अभी उनके घर से बेघर कर दिया गया, उनके सामने बहुत से गलत काम किए जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में उनको हम लोग एक अच्छा जीवन दे पाएंगे? These are all क्वेश्चन जो हमारी राजनीति जिस तरफ मुड़ रही है, और ये जो सिर्फ अपोज करने के लिए राजनीति होती है, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता है, ये सिर्फ अपोज करना है। और बहुत हुआ तो हम बस चेयर पे पहुंच गए, और उससे भी ज्यादा अगर पहले से संसाधन है तो फ्री में बांटना शुरू करके देश को बैंकक्रप्ट कर देना। इसके आगे इनके पास कोई फिलॉसफी नहीं, इधर ये बैंकक्रप्ट करेंगे या फिर वे वार के थ्रू बैंकक्रप्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी ही बैंकक्रप्ट है। मेरे ख्याल से इनकी थ्योरी बैंकक्रप्ट है। That's it from my side. Thank you, दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच पूनम दीदी फॉर ज्वाइनिंग, और इतना कुछ आपने बताया। एग्जैक्टली लेफ्ट का ही एक पार्ट है जो है कम्युनिज्म, और उसके बहुत सारे नुकसान हैं। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी और एज एन आनंद मार्गी हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स आज सुन रहे हैं पूनम दीदी से, तो थैंक यू सो मच दीदी। अब हम सुनेंगे, आई थिंक मंजुला दीदी हमारे साथ हैं हमारे बीच में। तो मंजुला दीदी से भी मैं जानना चाहूंगी दीदी, क्योंकि लेफ्ट विंग को कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं लिबरल्स, और कहा जाता है वो होते हैं रिवॉल्यूशनरी होते हैं, वो रिफॉर्मिस्ट होते हैं। पर ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने ही सजेस्ट किया कि हम इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट के बारे में बात करें। तो दीदी थोड़ा बताएं कि कैसे वो अपना इकोसिस्टम सेटअप करते हैं, तो और वो क्या इकोसिस्टम किस तरह फंक्शन कर रहा है, इस सब के बारे में प्लीज बताएं मंजुला दीदी। दीदी नमस्कार दीदी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं दीदी, थोड़ा आप नेटवर्क एरिया में आएंगे। मैं तो वैसे चाह रही थी कि मैं दूसरे लोगों का बात क्लियर नहीं है बस। अच्छा जी, तो दीदी अब सुनाई दे रहा है? हाँ अभी जी दीदी बिल्कुल अभी क्लियर है, प्लीज बोलें। तो मैं तो चाह रही थी दीदी कि मैं दूसरे लोगों को सुनूं और फिर कुछ कॉपी करूं लेकिन चलिए, लेफ्ट और राइट का जैसे आपने बोला दीदी कि वर्ड स्टार्ट तो ये हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, स्टेटस को एंड एंटी स्टेटस को, मतलब जो भी स्टेटस को हो रहा है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर लेफ्ट एक वर्ड निकला है कि दोज पीपल हु आर एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रो पीपल, तो उनको जी दीदी कौन बात कर रहा है? कंटिन्यू करेंगे दीदी, किसी का अनम्यूट हो गया था, प्लीज कंटिन्यू करेंगे। मंजुला दीदी आप म्यूट हो गए हैं, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलेंगे। ओके, तो दीदी वैसे लेफ्ट का जेनेसिस तो आपने जो बताया ऑलमोस्ट वही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट के साइड पे रहते थे तो वो राइट में होता था, जो कि आज भी हमारा होता है पार्लियामेंट्री इसमें कि राइट में होते हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट वाले, और लेफ्ट में होते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल सकते हम अब इसमें जब हमारी डेमोक्रेसी है तो अपोजिशन बोल सकते हैं। तो जेनेसिस तो वहां से ही नहीं हुआ है, ये जेनेसिस कब से शुरू हुआ है? जब से कम्युनिज्म निकला है, क्योंकि कम्युनिज्म निकला था एंटी कैपिटलिज्म के एंटीथीसिस में। तो जब कम्युनिज्म एंटीथीसिस में निकला तो तभी से कम्युनिज्म अपने आप को बोल रहा था कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड में बैठने वाले लोग हैं, मींस वी विल नॉट रूल बट वी विल सिट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एवरी एस्टेब्लिशमेंट। तो इस बात से naturally they showed themselves as the messiahs of the poor public, और यही फेस था जो उन्होंने सारी दुनिया को दिखाया। और फिर जब उन्हें जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उन्हें उस तरह से
पावर नहीं मिली जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है, तो फिर उन्होंने पावर को छीना, रेवोल्यूशन किया, ये सारी चीजें की। हम जानते हैं रशिया का रेवोल्यूशन हुआ, लेनिन स्टालिन वगैरह ने जो रेवोल्यूशन किया। फिर हमने चाइना का रेवोल्यूशन देखा है, चौवेनलाई का रेवोल्यूशन देखा, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मारा। लेकिन अब हमें बात करनी है कि इसका इकोसिस्टम। कुछ दिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना था कि मैं इसमें जितना भी ज्यादा पढ़ती हूँ तो उतनी मैं हैरान होती जाती हूँ। क्योंकि बाबा जब हम प्राउड पढ़ते थे, प्राउड का हर चैप्टर, हर बड़ा चैप्टर आप लीजिए, उसमें बाबा लास्ट में कम्युनिज्म के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं। कभी लिखते हैं कम्युनिज्म इज सिन ऑन अर्थ, कभी लिखते हैं कम्युनिज्म इज एंटी गॉड, कभी लिखते हैं कि दिस हैज टू गो, कभी लिखते हैं कि प्राउड हैज टू फिनिश कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म के बारे में, या मटेरियलिज्म, उसका नाम मटेरियलिज्म भी कहते हैं, तो बहुत खुले तरीके से बाबा, ऐसा लगता है कि जैसे प्राउड पूरा कम्युनिज्म के एंटी बात करता है, कैपिटलिज्म के एंटी बहुत कम बात करता है प्राउड। तो तब मेरा सबसे पहले मन में हुआ था कि ये बाबा इतना अपोज क्यों करते हैं कम्युनिज्म को, क्योंकि कम्युनिज्म तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है, प्रो पुअर करता है, और प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं, एंटी क्या कहते हैं उसको, प्रो फ्रीडम बात करते हैं, एंटी सुप्रेशन, एंटी ऑपरेशन। तो मुझे लगता था कि ये तो अच्छे लोग हैं, अपने आप को लिबरल बोलते हैं, फिर लेफ्ट लिबरल बोलते हैं। तो जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बाबा इनको लेफ्ट लिबरल नहीं मानते थे, बाबा तो इनको बिल्कुल ही सिन एंड डेमन और न जाने शैतान या क्या क्या मानते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि बाबा इसलिए भी इसको बोलते हैं एंटी गॉड की वो प्रति संचर के अगेंस्ट में जाती है इनकी फिलॉसफी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो इनका जितनी भी, पहले हम सोचते थे कि कैपिटलिज्म ही एक्सप्लॉइटेशन का कारण है, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट किया हुआ था लेफ्ट ने। फिर बाद में आप देखिए कि वो पूरा नैरेटिव सेट किया हुआ था कम्युनिस्ट ने, कि कैपिटलिज्म, जितनी भी बीमारियां हैं सारी वर्ल्ड की, वो सारी कैपिटलिज्म की हैं। वो हैं क्योंकि कैपिटलिज्म अपने तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, वो करता नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारी बीमारियों को उजागर करने का काम, कैपिटलिज्म की बीमारियों को जो उजागर करने का काम लेफ्ट ने किया, तो अपना जितना भी सिस्टम है, इकोसिस्टम को दबा के किया। तो उन्होंने क्या किया कि कैपिटलिस्ट को तो धन बनाने दो, हाँ उनको लक्ष्मी पे कंट्रोल करने दो, उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे, लेकिन हम सरस्वती को कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ा इकोसिस्टम सारे वर्ल्ड में अभी जब आप देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट कम्युनिस्ट लोगों का जो, उन्हें पता था कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट में रहकर कुछ कर नहीं सकेंगे ज्यादा, क्योंकि इनके इतने रेडिकल व्यूज हैं हर चीज पे। तो वो कहीं भी गवर्नमेंट बना के लोगों की पॉवर्टी को एलिवेट करना, लोगों को ऑपरेशन से बाहर निकालना उनके बूते की बात नहीं है। दे न्यू इट, और डेमोक्रेसी के एंटी हैं वो, दे आर नॉट फॉर द डेमोक्रेसी। और लोग तो डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेसी गिव्स लिटिल फ्रीडम, और टोटल डिक्टेटरशिप डजंट गिव एनी फ्रीडम टू द पीपल। सो वो जानते हैं कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग सभी लोगों को उस तरीके से या रेवोल्यूशन से अपने अंडर नहीं लेंगे, तो पीपल विल नॉट बी फॉर अस, बिकॉज फ्रीडम ऑफ थॉट पीपल का पहला एक लोग जो है तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्री रहना, फ्रीडम ऑफ थॉट लाइक करते हैं। अगर उस पर सुप्रेशन करना शुरू करेंगे तो पीपल विल नॉट लाइक देम। सो वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाने से ज्यादा उन्होंने गवर्नमेंट ऐसी बनाई जो उनके सपोर्ट से बनती थी, और अपने आप को उन्होंने एकेडमिया में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसरशिप्स में, ऐसी जगहों पे एस्टेब्लिश कर दिया जो हम देखते हैं। जैसे हम जितना भी कुछ यूनिवर्सिटीज तो पूरी इसके कब्जे में हैं, लेकिन जो नहीं भी हैं तो वो वहां भी जो बड़े प्रोफेसर, बड़ी चेयर्स हैं, वो इन्हीं के कब्जे में है। तो हिस्ट्री लिखना, लिटरेचर लिखना, एक नैरेटिव सेट करना, ये सारा लेफ्ट ने अपने हाथ में लिया, और गवर्नमेंट वो बनाते थे ये हमेशा
जो उनकी सपोर्ट से बनती थी और उनको उनकी बातें सुन के ही चलती थी। जैसे कि नेहरू की गवर्नमेंट, हम अपनी कंट्री का देखेंगे, नेहरू की कैबिनेट में जितने भी लोग थे वो सो कॉल्ड कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी में फुल कम्युनिस्ट लोगों को डाल दिया। और हमारी जो कुछ यूनिवर्सिटीज है उनको उनमें कम्युनिस्ट लोग, कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट लोगों को डाला है। अगर हम क्योंकि ये मेरी क्लास नहीं है, मेरा छोटा सा टाइम है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन इसका जो इकोसिस्टम है तो उसके बारे में जब मैं बात करती हूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा, 2 मिनट और ज्यादा लेने पड़ेंगे, कि कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट को ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन सिस्टम में, हिस्ट्री राइटिंग में, लिटरेचर लिखने में, सारे कम्युनिस्ट लोग वहां चुपचाप अपना काम करते रहे, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और उसके बाद इनकी एक और चीज है जो आज हम लोगों को दिख रही है कि वो दे वांट ए रेवोल्यूशन इन द थॉट्स। आप पता नहीं आज जानती है नहीं, लेकिन मेरी उम्र में हम लोग 20-25 साल पहले हम देखते थे, जहां भी बुक फेयर लगता था तो वहां छोटी छोटी जब बिफोर 90s, जब कम्युनिज्म ब्रेक नहीं हुआ था रशिया का, तो उनकी बहुत वहां चीप लिटरेचर उनका सर्कुलेट होता था इंडिया में, चीप लिटरेचर, छोटी छोटी बुक्स, और बिल्कुल ही चीप। और इनके बुक फेयर लगते थे, तो बुक फेयर में वो छोटी छोटी बुक्स होती थी कम्युनिज्म की, जिसमें ऑल इज ग्रीन बिहाइंड दैट कर्टन, दैट आयरन कर्टन को दिखाते थे वो। और बहुत से हमारे यंग लोग, यंग बच्चे, और एक रेबल इन एज में जब बच्चे होते हैं तो वो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एक्सप्लॉयटेशन की बातें करते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते थे। 90 के बाद वो थोड़ा कम हुआ और ये एक्सपोज होने शुरू हुए। तो होता क्या था कि मैं यहाँ कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी अपना एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है, इनका अपना है, इनका बहुत सटल वे में ये अंदर घुस गए थे। और फिर जो भी चीज, जहां भी इनका जो इकोसिस्टम है, फिर इन्होंने क्या किया कि दे आल्सो वांट टू चेंज द रेजिम, लेकिन उनकी रेजिम चेंज करने का दूसरा ये है, अगर क्वेश्चन आंसर होगा तो हम उसमें देंगे। दे आल्सो वांट टू चेंज द रेजिम, एंड फिर उन्होंने देखा कि और हम क्या कर सकते हैं टू हैव एन मूवमेंट विद अस। तो जो ये दे ऑलवेज वांट टू बी शोन एज द माइनॉरिटी सेवियर्स। तो ये यूजुअली बिग माइनॉरिटी, मिलिटेंट माइनॉरिटी, क्योंकि इनकी भी मिलिटेंट फिलॉसफी है कम्युनिस्ट की, because they also don't believe in papa punya and god and so and next birth, so they also see that everything is fair in getting the communism established. So उनमें वो नहीं। फिर उनका एक नेक्सस हो गया with the militant minorities, जिसको कहते हैं कि क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, दोनों एक का मकसद है अपना राज्य लाना, और एक का मकसद है तख्ता पलट करना। तो दोनों इकट्ठे होके जब तक स्ट्रगल कर सकेंगे, फाइट कर सकेंगे तो करेंगे। लास्ट में जब तख्ता पलट होगा तो तब वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब ये इंडिया में, मैं इंडिया की बात करती हूँ, तो इंडिया में दे आर ऑलवेज प्रो मिलिटेंट माइनॉरिटी। तो प्रो मिलिटेंट माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो उससे क्या होता है कि दे गेट इन कवर, दैट militant majority will get in cover of left and left will get in cover of militant majority. तो इसका मैं एक बस 2 मिनट लूंगी, मैं ज्यादा नहीं लूंगी दीदी। इसका मैं एक बहुत अच्छा, तो both of them want to break the country, go against, and both of them believe in anarchy. They don't believe in this type of democracy, neither Islam nor communist. Both of them have common points in themselves. तो होता क्या है कि ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं और एनार्की के बाद जो ये बाहर निकलते हैं, जब ये एजुटेशन करते हैं, तो बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग, हम में भी होंगे, आनंद मार्गियों में भी होंगे, हम भी अभी होंगे कि धरना करना, ये करना कोई बुरी बात तो नहीं है, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये करते हैं तो दे आर एनार्किस्ट, दे डोंट वांट द डेमोक्रेसी टू गो ऑन। ऑफ कोर्स we will have a different opinion, जब कैपिटलिज्म का डेमोक्रेसी है, दैट डिफरेंट है चीज, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन जब ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मैं एक चीज से बोलूंगी कि दे विल ऑलवेज वांट टू ब्रेक द कंट्री। वन विल ब्रेक द कंट्री फॉर हिज and their communism,
their philosophy to come, जिसमें कि total dictatorial system है, और दूसरा will want to rule the country by their religious sharia. Both of them have that common कि they don't want the democracy they don't believe in. So they both of them are anti-democracy. That is the common point where they are with each other. So इसी में हम देखते हैं कि whenever there is something happening to, हम जानते हैं which should not happen as a new minister, किसी के साथ भी वैसा नहीं होना चाहिए, वो पहलू खान हो, चाहे वो रवि कृष्ण हो, चाहे वो दूसरे हर्षा हो, शिमोगा का, हमारे शिमोगा का हर्षा हो, किसी से भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और इक्वली उनको हाईलाइट करना चाहिए। एज ए न्यू मिनिस्टर उनको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं पहलू खान को की मॉब लिंचिंग हुई, हम लोग जानते हैं कि एक और वो कोई है मुस्लिम, हम जानते हैं कि उन्नाव, हम जानते हैं हाथरस, हम जानते हैं कठवा केस, हम ये केस इतना जानते हैं कि यूएन तक ये केस गए हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इंडिया में कितनी लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के, ब्राह्मण लड़कियों के, दलित लड़कियों के, मैंने केस थोड़े दिन पहले देखा, पूनम दीदी वहां पर है, शी विल एग्री और डिसएग्री विद मी, कि एक 3 साल की बच्ची को उसके पड़ोसियों ने, मुसलमान लड़के थे शायद वो दो, उन्होंने जाकर 3 साल 2.5 साल की लड़की के साथ रेप किया। ऐसे केसेस आते हैं कभी कभी, ग्लिम्प्स, जैसे कि न्यूट्रल मीडिया बोलेगा और खत्म। लेकिन उसके बाद उसका नाम ना, मैं वही बोलने वाली थी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि इकोसिस्टम, क्योंकि वो बिल्कुल इकोसिस्टम उसको दबा देता है। दिस इज लेफ्ट इकोसिस्टम व्हिच आई वांटेड टू टॉक टू। इनका इकोसिस्टम ऐसा है कि उन्नाव, हाथरस, क्योंकि कांग्रेस रूल करती है इन कम्युनिस्ट के बलबूते पे, अपने आप को सेंट्रिस्ट बनाती है ताकि लोग उनको वोट दें। अब तो खत्म हो गया क्योंकि सामने आ गए, उनका पूरा एक्सपोज हो गए, सो पीपल आर नॉट लाइकिंग देम नाउ। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि इन 4-5 केसेस को हम भी जानते हैं, लेकिन जो हर 2.5 मिनट या 3 मिनट में आपकी जुडिशरी बोलती है कि एक रेप हो रहा है एक लड़की का, उसके घर में फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, हो सकता है आजकल ज्यादा केसेस बाहर आते हों, पहले नहीं आते थे, लेकिन जो हो रहा है तो उसके बारे में हम जानते नहीं है क्योंकि हमें याद नहीं दिलाया जाता। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये इन चीजों, ये लेफ्ट और जिहादिस्ट इकोसिस्टम, तो इसके बारे में मैं एक बात बोल के छोड़ दूंगी दीदी। मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूँ अपने आनंद मार्गियों को, अपने प्राउटिस्ट को, जिसके बारे में मैं भी चिंतित रहती हूँ, और आप लोगों से बात करके मुझे लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा आपके शोल्डर पे भी डाल दिया है बोझ, और आप अब आगे चलाएंगे, आप और हम इकट्ठे। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परसों मुझे ये कहाँ से आया था, ये कि मुझे वहां दिखा था कि किसी ने केजरीवाल की तारीफ मुझे लिखी कि कुछ आनंद मार्गी भी कहते हैं कि केजरीवाल इज ए गुड पर्सन। तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर हैं यहाँ के केरला के, और सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं, आप जानती हैं मोनम दी, और एक और बात है, वो कांग्रेस के मिनिस्टर भी थे, और 86 में उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट को छोड़ा था शाहबानो केस के लिए, क्योंकि जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी एलिमनी मानी तो पूरा इकोसिस्टम एंटी हो गया, मतलब मुल्ला मौलवी सब। और कांग्रेस क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिसी प्रैक्टिस करती थी, और क्योंकि लेफ्टीज के अंडर में है कांग्रेस हमेशा, तो वो झुक गई, और उसने शाहबानो केस का जो वर्डिक्ट आया था उसको पार्लियामेंट में कैंसिल करके कुछ और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था उसको अपहोल्ड किया। तो उस टाइम पे आरिफ मोहम्मद खान ने कैबिनेट छोड़ी थी, हम जानते हैं। मुस्लिम महिला थी, काफी एजेड थी, उनको तलाक दे दिया गया, तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपए मांगा था एलिमनी दीदी, और उसके लिए सारा इकोसिस्टम इकट्ठा हो गया था। पार्लियामेंट चले गए, पार्लियामेंट से लॉ बना दिया कि जो उस मुस्लिम महिला का उत्तराधिकारी होगा, जो उसकी संपत्ति लेगा, उसके मरने के बाद वो उसका वहन करे, मेंटेनेंस ले। हिंदुओं में ये सब नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों का था ना दीदी, मुल्ला लोगों का था वो सारी चीजें। तो चलिए, ये चीजें तो हम बाद में भी फिर ये जो चाहेंगे तो उनको बताते जाएंगे, लेकिन मैं खत्म करना चाहती हूँ कि मैं आज भी पूरा लेक्चर का टाइम नहीं लेना चाहती, मैं रोज लेक्चर देती हूँ। तो मेरा जो मतलब था इस इकोसिस्टम को बोलने का, तो आई जस्ट वांट यू टू नो द कंटेम्परेरी थिंग्स, व्हाट आई थिंक इज राइट, मे बी आई एम नॉट राइट, maybe I am not right, you have another point on that, so I want you people to discuss those points which I have
आई हैव माई ओन ओपिनियन ऑन। तो हुआ क्या कि शाहबानो का केस, तो वो आरिफ मोहम्मद खान बोल रहे हैं, उनका आप लेक्चर देखिए यूट्यूब पे। वो बोलते हैं जब इंडिया की पार्टीशन हुई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में से ही उस मूवमेंट को बढ़ावा मिला था, वही दैट वाज द। और बोलते हैं जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो जो लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो मौलाना कौन थे, मौलाना आजाद थे ना, जो चाहते थे कि ये ना हो, पार्टीशन ना हो, उन्होंने बोला था कि मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। He also has the same thing, good thing for the Muslims। वो जानते थे कि अगर मुस्लिम यहाँ रहेंगे तो मेजॉरिटी में आ ही जाएंगे, एक ना एक दिन पार्टीशन हो जाएगी तो फिर they will not be able to exert themselves। तो उन्होंने कहा था कि मत जाइए। तो वो कहते हैं जब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपोज किया था इस 2 नेशन थ्योरी का, तो आरिफ मोहम्मद खान भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, तो वो बोलते हैं कि जो ये इकोसिस्टम है, तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रह गया क्योंकि प्रोफेसर्स थे, बड़ी बड़ी चेयर्स पे थे, तो ये गए नहीं उधर पूरे के पूरे। वो चाहते थे कि इनका मोटो तब था कि लड़के लिया पाकिस्तान, ये नहीं क्या है उनका, इनका कुछ नारा है, लड़के लिया ना, मांग के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो उनका था कि मांग के, ब्रिटिश से मांग के तो हमने पाकिस्तान लिया, हम अब वार करके हिंदुस्तान को लेंगे। तो दोज पीपल वर दे। कहते हैं कि वो जो लोग वहां थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, वो उन्होंने फिर लबादा पहन लिया लेफ्ट का। दे स्टार्टेड टेलिंग देमसेल्व्स कि हम एथीस्ट है और हम कम्युनिस्ट है, जिसका नमूना हमारे जावेद अख्तर टाइप लोग हैं, शाबाना आजमी टाइप। हम आज तक उन लोगों की पूजा करते थे क्योंकि वो बहुत सेंट्रिस्ट सी बात करते थे, एंटी रिलीजन, हम रिलीजन को नहीं मानते हैं, हम एथीस्ट है। तो हम लोग उनको कभी भी डाउट नहीं किए थे, लेकिन अंदर से अब वो निकल रहे हैं, इकोसिस्टम में एक्सपोज हो रहा है उनका कि दे आर फॉर तालिबान को बात नहीं करने देते हैं, एंटी मुस्लिम कोई बात नहीं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रही हूँ दीदी कि मुझे खत्म करना है 2 मिनट में, अदरवाइज मैं धीरे धीरे बोल सकती थी। नहीं दीदी, कोई हम लोग आज हड़बड़ी नहीं है, आप आराम से बोलिए। तो आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं दीदी कि वो कहते हैं कि वो जो लबादा पहना था उन्होंने लेफ्ट का, अंदर से तो मुस्लिम लीगी थे, बाहर से लेफ्ट के लोग आए, तो जब वो लेफ्ट में कम्युनिस्ट के साथ मिल गए तो दोनों ने हाथ मिलाया कि हम इस कंट्री को दोनों तोड़ेंगे। और ये भी एक नॉन फैक्ट है कि जब पार्टीशन हो रही थी इंडिया की, तो 50,000 कम्युनिस्ट लोग पंजाब में जाके पार्टीशन करवाने और जिन्ना के फार में गए थे। जब पार्टीशन करवा दी कंट्री की तो उधर चले गए और ये इधर आ गए। 50 के 50,000 लोग इधर आ गए वापस, पार्टीशन वगैरह करा दिया तो मिशन कंप्लीट, और वापस आ गए इंडिया में कि अब हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इंडिया के, तो वापस आ गए। तो ये तो आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि जब वो मौलाना कलाम जब पार्टीशन के बाद अलीगढ़ आए, तो कहते हैं जब उनकी ट्रेन, दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट, वो कोई ही डजंट मंच द वर्ड्स, उनको वर्ड ये करने की नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट बोलते हैं, इसीलिए मुसलमान लोग और लेफ्ट लोग उनको पसंद नहीं करते। तो बोलते हैं जब वो रेलवे स्टेशन पे उनकी ट्रेन आई तो कुछ लोग उनका वेलकम करने के लिए थे, और ये लोग भी थे उसमें, ये जो लेफ्टी, सो कॉल्ड लेफ्टीज, मुस्लिम लीग के लेफ्टी। तो बोलते उन्होंने, दीदी आप बिलीव करेंगी, उनकी बात सुन के आप यूट्यूब में जाइएगा, आरिफ मोहम्मद खान डालिएगा सभी, तो वो बोलते हैं कि इन प्रोफेसर्स ने टॉयलेट को प्लास्टिक के जिपलॉक्स में भरा था, टॉयलेट को, लैट्रिन को, और वो भर के वो उन्होंने फेंका मौलाना पे। बताइए उनको कितनी मौलाना के साथ कितनी हेट्रेड थी कि उन्होंने इंडिया की पार्टीशन के अगेंस्ट में बात की थी। तो कहते हैं यही लेफ्टी जो है वो फिर वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन है ना, जिसे हम समझते हैं कि ये प्रोग्रेसिव होंगे, जिसमें शाबाना आजमी, ये आपके जावेद अख्तर, ऐसे लोग सारे हैं, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स का लबादा पहन के बैठ गए। इकोसिस्टम ऐसा है। अब वही इकोसिस्टम मैंने एक भेजा था कि वो एक मीनाक्षी, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बोल रही है, मैंने एक भेजा था आपके इस वेबसाइट पे, एक वो बोल रही है कि जेएनयू में अगर छोटी सी कोई बात होती है तो वहां पे स्टूडेंट्स एक
एक छोटी सी फीस हाइक होती है, या बोला जाता है कि अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आपकी इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के साथ प्रोफेसर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को एनकरेज करने के लिए। वो बोलती है कि इधर से जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है, उधर से प्रोफेसर्स भी उनके बचाव में आ जाते हैं, और इधर उसी टाइम पे इनका इकोसिस्टम ऐसा है कि उसी टाइम पे कुछ लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो वायर प्रिंट ऐसे ऐसे पेपर्स में इनका आर्टिकल पहले ही तैयार होते हैं। वो बोल रही थी कि पहले ही इनके आर्टिकल तैयार होते हैं, बिफोर जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है तो आर्टिकल तैयार होते हैं, इनके पेपर्स में आर्टिकल आ जाते हैं, और 4-5 इनके जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं PIL डालने। वो कहती थी क्योंकि शी इज एन जेएनयू लायर है, वो उसको जेएनयू को डिफेंड करना पड़ता है। वो बोलती हम लोग सुबह, वो बोल रही थी कि सुबह PIL होता है, तो हम जो ही वहां पे PIL को ये करने आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, और बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप लोग इकट्ठा कीजिए एविडेंसेस को। हम बोलते हैं कि थोड़े से एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं, तो बोलती है अगर हम शाम के लिए 3 बजे के लिए भी समय लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में एविडेंसेस के लिए, तो 3 बजे से अंदर बाहर प्रोटेस्ट होना शुरू होती है, इस्लामिया में होगा, वहां होगा, यहाँ होगा, और पेपर्स में भर के ये चीजें आ जाती। तो ये दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ लेफ्ट एंड जिहादीज। और उसमें मेरा कहने का मतलब लास्ट में था, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट टू नो, ये जो कांग्रेस अम्ब्रेला देती थी इन लोगों को, जिहादियों को, मीन्स मैं जिहादी मुस्लिम्स को नहीं बोलती हूँ, मैं जिहादीज, और मैं बोलती हूँ रेडिकल मुस्लिम्स को, रेडिकलाइज्ड मुस्लिम जो हैं, और जो पॉलिटिकल मुस्लिम इस्लाम है। अदरवाइज वी आर नॉट अगेंस्ट एनी मुस्लिम और एनी रिलीजन। हम जानते हैं, हम न्यू ह्यूमनिस्ट लोगों को ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट जिन्हें कहा जाता है, तो उनका और इनका जो लेफ्ट का नेक्सस है, तो इसको हमें बहुत एज ए प्राउटिस्ट, बहुत कैपिटलिज्म भी बहुत गलत करता है, लेकिन इकोनॉमिक फील्ड में एक्सप्लॉइटेशन, तो इनकी जो एक्सप्लॉइटेशन है वो एजुकेशनल फील्ड में, एकेडमिया में, सो इनकी बहुत सटल एक्सप्लॉइटेशन है। तो इसके लिए एक प्राउटिस्ट को हमेशा आंखें खोल के रखने की, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस में जो अम्ब्रेला मिलती थी इन लेफ्ट और जिहादियों को, अब वो कहाँ दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ दौड़ के जा रहे हैं, किसके अंडर काम करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस बार पूरे मुसलमानों ने एन मास सपा को वोट दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बंगाल में ऐसा करने से TMC आई हुई थी, और यहाँ भी ऐसा करने से बीजेपी को आउट रखना चाहते, राइट को आउट रखना चाहते, राइट विंग को, तो इकट्ठे हो जाते। आई एम नॉट टेलिंग कि बीजेपी बहुत अच्छी है और वो बहुत न्यू ह्यूमनिस्टिक पार्टी है, लेकिन वो उनका इकट्ठा होना देखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सारी जो मधुमक्खियां हैं, ये जो मक्खियां हैं, तो ये किस छत्ते में जा रही हैं, तो वो उस छत्ते में जाती हैं जहां एनार्की होती है। अब जैसे कि पंजाब में केजरीवाल आ गया, केजरीवाल इज एन एनार्किस्ट। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, वो जब भी कुछ काम उसके सर पे पड़ता है तो हाथ खड़े कर देता है कि मुझे LG नहीं करने देते, मुझे बीजेपी नहीं करने देती, मुझे मोदी जी नहीं, और फिर एकदम दूसरे टाइम पे हाथ खड़े करके बोलता मोदी जी, हाथ जोड़ के मांगना शुरू कर देते हैं, मोदी जी ये कीजिए वो कीजिए। दैट मीन्स वो तो, अच्छा जैसे परसों पे एलिगेशन थी कि वो खालिस्तानियों के घर में जाके रहे और खालिस्तानियों की फंड्स लिए हैं, CIA की फंड्स लिए हैं, फोर्ड फाउंडेशन से फंड लिए हैं, और उसने माना है ये कि मैंने फोर्ड से फंड्स लिए हैं, और फोर्ड इज ए नोन CIA। हर कोई जानता है कि फोर्ड जहां जहां काम करता है तो वो CIA के अंडर काम करते हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री की। अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन राह को मदद करती है तो हम बुरा नहीं मानते। अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनलिस्ट है और बाहर जाके राह को हेल्प करती है तो वो बुरी बात नहीं है, और हम बुरा भी नहीं मानते, और कोई कंट्री बुरा नहीं मानती। अगर फोर्ड नेशनलिस्ट है, अमेरिका की नेशनलिस्ट कंपनी है, तो अगर वो CIA का काम करती है तो इसमें बुरा मनाने की ना तो कोई बात है, ना कोई आश्चर्य करने की बात है। तो फोर्ड को माना जाता है, फोर्ड फाउंडेशन को, कि वो CIA की एजेंट है। तो फोर्ड से पैसा लिया वो माना है, खालिस्तानियों से पैसा लिया है, उसने यस नहीं भी कहा तो नो भी नहीं कहा है। खालिस्तान से पैसा, फोर्ड से पैसा, और फिर खालिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। जब उन पे एलिगेशन लगी तो उसने क्या बोला, मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ।
स्वीट टेररिस्ट हूँ। सो ही डिडंट डिनाई इट, क्योंकि डिनाई करके वोट नहीं कटवाने चाहते थे। तो एन मास जो अपने लोग हैं उनका ये कहना है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान को एक अलग कंट्री बनाया जाए और इसकी मंशा है कि मैं वहां का प्रधानमंत्री बनूं। हाँ, वही चीज दीदी, वही चीज तो आई थी बाहर कि उसने बोला था या तो मैं सीएम बनूंगा या पीएम बनूंगा, उसको उसने कहीं भी डिनाई नहीं किया। अब वो क्या बोल रहा है पंजाब में कि लोग, पंजाब के लोगों ने बता दिया कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। उसको टेररिस्ट किसी ने बोला ही नहीं था, उसको बोला था कि वो कंट्री तोड़ना चाहता है, वो खालिस्तानियों के प्रो है। जैसे कि हमारी JNK में NC है, PDP है, NC से ज्यादा प्रो मिलिटेंट PDP है। और PDP की जो वो महबूबा मुफ्ती है ना, तो मैं एक बात बताऊं, वो मेरी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी रही है। सो महबूबा मुफ्ती वाज माय क्लासमेट एज वेल एज माय फ्रेंड, इन हमने एक ही कॉलेज में पढ़ा है। लेकिन आज मैं पहचानती नहीं महबूबा मुफ्ती की प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो वहां के वोट्स के प्री मिलिटेंट। तो ये बातें सारी जान के मैं ये बोलने के बाद मैंने बोला था कि ये इकोसिस्टम ऐसा है कि हमें पहचानने की जरूरत है। ममता बनर्जी अब बंगाल में है दीदी, आई थिंक समवन फ्रॉम द बंगाल शुड टॉक ऑन इट वेदर दे नो इट और नॉट। ममता बनर्जी हैज ऑल दोज लेफ्टिस्ट, ऑल दोज मुस्लिम्स विद हर। तो एनआरकी कितनी है बंगाल में देखिए, फिर भी टीएमसी आ रही, क्यों आ रही है? इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए सारे, एटलीस्ट प्राउटिस्ट को आने चाहिए और प्राउटिस्ट को जानना चाहिए कि ममता बनर्जी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों। मैं चाहूंगी कि कोई ना कोई फ्रॉम बंगाल और सम दीदी हु नोज अबाउट बंगाल, they should tell us कि ममता बनर्जी का now Mamata Banerjee wants to be the PM of this country, or I think that will be the सबसे नीचे वाला दिन होगा इंडिया के लिए, जब ममता बनर्जी जैसे और केजरीवाल जैसे एनार्किस्ट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जब वो बनेंगे तो तब डेमोक्रेसी रहेगी भी नहीं, तब में भी कुछ और हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इतना बोल दिया, बहुत बोल दिया, तो थैंक यू। और मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ अब इस पे, किसी का अदर व्यू है तो वो भी मैं सुनना चाहूंगी। थैंक यू सुप्रिया दी फॉर गिविंग मी सो लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच मंजुला दीदी। आपने इतने कम टाइम में फिर भी इतनी सारी चीजें बता दी और आज आपने आज का टॉपिक ही एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे अपना इकोसिस्टम खुद बना करके लेफ्टिस्ट जो है वो फंक्शन करते हैं। तो आई थिंक मंजुला दीदी ने ही सजेस्ट किया है कि दीदी ने जो पॉइंट्स लिए हैं उनमें से अगर आपको आप सहमत है या फिर उस पर कुछ और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो आप उसका बोले, या फिर अगर आप उसके अपोजिट में हैं तो भी आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अभी जो दीदियाँ जिन्होंने अब तक नहीं बोला है, आई रिक्वेस्ट देम कि आप में से कोई आकर बोले। दीदी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपोज करने से पहले बाबा की किताबों को थोड़ा डिटेल में लोग पढ़ लें, क्योंकि जनरली जो बाहर की चीजें हम लोग पढ़ते हैं तब हम अपोज करते हैं। जो प्राउड को अच्छे से समझ लें, इसके अंतर तत्व क्या है उसको समझ लें, फिर जितनी इच्छा हो अपोज करें। अपोज करने के लिए तो किसी को कोई रोक नहीं है, लेकिन इन चीजों को जरा सा अच्छे से नहीं देख दीदी, लें फिर अपोज करें। नहीं दीदी, अपोज की बात नहीं है, अपोज की बात नहीं है। बात होती है कि मे बी किसी का स्ट्रांग भी होता है और बयास्ड भी होता है। अब जैसे हम जानते हैं कि कम्युनिज्म के एंटी ही जाना है, जिहादियों के एंटी ही जाना, तो हो सकता है मेरे व्यू थोड़े स्ट्रांग लगे, हो सकता है उसमें कोई अच्छी चीज कोई बोलना चाहे, बोले तो, क्योंकि दिस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट। सो दे आर, इवन बाबा ने कहा है कि अगर कुछ लॉजिक है तो ब्रह्मा को भी एक बच्चा उस पे लॉजिक लगा सकता है, और अगर लॉजिक नहीं है तो फिर अगर लॉजिकल चीज है तो ब्रह्मा को भी मानना पड़ेगा लॉजिक। तो लॉजिक के लिए we should be open, let them talk. There are so many intellectuals in this platform. We want them to talk about these things or can be convinced with our things. श्योर दीदी। कोई बोलना चाहते हैं दीदी अभी? जी दीदी सुनिए, मंजुला दीदी सॉरी, और इंटरनेट प्रॉब्लम था। आवाज कहीं से आ रही है, आई थिंक साउंड डिस्टर्ब कर रहा। दीदी ये इंटेलेक्ट हेजामोनी जो है और जो हम लोग देख रहे हैं, द लेफ्ट सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरलियन जो बोला जाता है, इनको ये कहने के लिए है दीदी, बट इनका रियल फेस अगर आप लोगों के सामने आएगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है केजरीवाल के
थी, मैं उसका पूरा हिस्ट्री देखी हूँ। एंड मैं खुद चूंकि उस समय दिल्ली में थी, आई वाज सो क्रेजी अबाउट हिम, क्योंकि अरे सोसाइटी में आज ये क्या कहते हैं जो इतने सारा हमारे बीच में क्या बोलते हैं उसको, करप्शन एंड इस तरह के मुद्दे को उसने हाईलाइट करा और इस तरीके से हाईलाइट किया उस समय। एंड घर घर में आप लोग फास्टिंग कीजिए, घर घर में हम लोगों के तक पैम्पलेट आया था और हम लोग उस पैम्पलेट को देख करके आई वाज सो एक्साइटेड। एंड मैं खुद फास्टिंग में की, क्योंकि समाज को चेंज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्राउड को के लिए मेरा बचपन से, मैं जब थी पापा के साथ थी तो मुझे प्राउड बहुत अट्रैक्ट करता था। एंड मुझे लगता था कि समाज में कुछ परिवर्तन कब आएगा और कब इस तरह का समाज में जो है ये चीजें चेंज हो। एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस चीजों से अट्रैक्ट हुई, लेकिन मैं इतनी जल्दी समझ गई, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे। आपको बिलीव नहीं होगा कि दिल्ली में लोग क्रेजी हैं उसको वोट देने के लिए, जिताने के लिए, और ये लोग तब तक जिताते रहेंगे तब तक जब तक कि बर्बाद नहीं हो जाए, क्योंकि दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, फ्री वाटर दे रहा है, जिस चीज पे सबसे ज्यादा चार्ज लगाना चाहिए और जिसके ऊपर हमें पैसा पे करने की जरूरत है वो हमें फ्री मिल रहा है। सारे लोगों को वाटर फ्री। अब सोचिए कि लोग वाटर का कितना वेस्टेज कर, कंडीशन है वाटर की जो हमारा सुन रहे हैं, और उसके बाद अगर आप फ्री देंगे, लोगों को कितनी नॉलेज है, कितनी एजुकेटेड है लोग, इसका किस तरीके से मिसयूज करेंगे। तो लोगों को ये सारी चीजें मैंने देखा है इसकी चालाकी, और ये मैं समझ रही हूँ कि लेफ्ट किस तरीके से लोगों के ब्रेन को हाईजैक करता है। जो लोगों का मतलब अंडर प्रिविलेज है उनको दिखाता है, ड्रीम वर्ल्ड दिखाता है कि आपको तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और दिखाता है कि देखो ये लेते हैं फ्री तो हम क्यों नहीं ले। इट मीन्स वो अगर चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करेंगे। इस तरह का माइंड में लोगों का डालना और ये फ्री का चीजें बांटना। और आज तो दिल्ली के बाद फिर अभी तो वहां भी चला गया ये, अब तो पंजाब में भी चला गया, और इस तरह का चीजें दिख रहा है। तो आप सोचिए कि लेफ्ट किस तरीके से, और ये इसका माइंड पूरा कैप्चर प्लान वे में था कि हम किस तरह, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो फ्री जो चीजें बांटी जाती हैं मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल हूँ, क्योंकि अगर हमें फ्री दी जाएगी तो हम उसका कितना मिसयूज करेंगे ये मैं खुद देख चुकी हूँ। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में, मेरे हस्बैंड हैं, हम लोगों को चीजें मिलती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, और मैं जा करके लोगों को बोलती थी कि आप टैप बंद करो, ये पानी आ रही है, लेकिन हम ब्लाइंड बन करके चल रहे हैं कि हमारे तक नहीं आएंगी। ये तो उनको प्रॉब्लम होगी, हम सेफ जोन में हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचें कि आज नहीं है तो कल कैसे नहीं आएगा। अगर ग्राउंड लेवल वाटर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर हम उस पानी को मिसयूज कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा। और फ्री बांट रहे हैं लोगों को, फ्री चीजें दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। तो ये लेफ्ट का जो कल्चर है ये सबसे डेंजरस है। मारो, या तो मारो और छीनो, या फिर बांटो फ्री में। और ये सारी चीजें दिख रहा है। इवन मैं कलकत्ता मैं एक बारी जा रही थी और मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आते रहते थे कि मैं जब कलकत्ता जाती थी तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता था। कलकत्ता इतना बड़ा सिटी है लेकिन बहुत कंजस्टेड है, एंड मुझे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं कभी दिखी, चेंजेस वगैरह। एंड मुझे लगता था कि लोग क्रेजी है इतना ज्यादा, एंड क्या है मतलब कैसा है सिस्टम यहाँ का। तो मैं जानने की कोशिश की, लोगों से मैंने पूछा कि क्या है यहाँ का, कैसा है। तो बोले कि यहाँ बोल नहीं सकते हैं, अगर आप अपोज करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ओपन में लोगों तक आ नहीं सकता है। इसीलिए अगर कोई बोलता है तो छुप करके बोलता है, नहीं तो सामने नहीं बोलेगा। इतना बुरा हालत है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि आज भी इसके अपोज में लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और जो खड़े होते हैं उनको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन है दीदी, मेरा इतना ही कहना था। क्योंकि दीदी वो
जो ममता बनर्जी के जो कैडर्स हैं वो लेफ्ट के कैडर्स हैं, लेफ्ट पूरा ममता बनर्जी के पास आया है। और लेफ्ट का सिस्टम क्या था वहां पे, आप देखिए केरला में भी वही है। लेफ्ट का सिस्टम था कि जितनी भी पोस्ट हैं, पैसा, पावर सारी अपने कैडर्स के पास देनी। तो लोग तो जैसे दिल्ली का आप बोल रही थी अभी, मैं तो हैरान हूँ क्योंकि शूद्रा क्लास है, तो शूद्रा क्लास तो इन चीजों को जानती नहीं है। वो तो देखिए दो क्लासेस है। दिल्ली में तो क्लास बोला जाएगा तो दिल्ली में तो दीदी, मैं तो एजुकेटेड पर्सन को मैं देखी हूँ क्रेजी होते हुए, एंड लोग तो दीदी ये समझ नहीं आती है। केजरीवाल अपने आप को देखिए कम्युनिस्ट नहीं दिखाता है, पूरा बीजेपी को कट करने के लिए मंदिर मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना पिछली बार, अब गुरुद्वारे में जाना, वो क्यों करता है? कि he wants to be seen as religious person. बट दीदी उसको उसका पता, वो बहुत स्मार्ट है दीदी, लेकिन वो उसका बहुत पूरा स्मार्ट है। ये आप रिवाइव करना चाहते हैं अपने आप को थ्रू केजरीवाल, थ्रू ऐसे लोगों से। दीदी कुछ चीजों को चालाकी जानता है वो, कुछ इवन बीजेपी पे भारी इतना पड़ जा रहा है कि उसकी कुछ चीजों को वो हाईलाइट कर देता है उससे पहले। दीदी देखिए उसका आर्गुमेंट देखिए, हाँ बिल्कुल, उसका आर्गुमेंट देखिए। जब उसको पूछा जाता कि आप फ्री भी क्यों बेचते हैं, तो वो बोलता क्यों नहीं दूं, इतने एमएलए इतने एमपीज वो सारे फ्री लेते हैं। तो लोगों को कितना अच्छा लगता है। ये लोग क्या जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। एमएलए एमपीज मिनिस्टर अगर ले सकते हैं फ्री बिजली और पानी और ये, तो मैं क्यों ना दूं? क्यों देगा? अपने बाप के घर का देता है क्या? उसी टैक्स पेयर की मनी से, जिससे कुछ वो फैक्ट्री खोल सकता है, जिससे वो रोड्स बना सकता है, तो वो ना करके। एक्चुअली और दीदी दीदी एक और बात, वो जो स्कूल 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 दिखा रहा है, तो देखिए कितने चालाकी से, जब उस पे ये कुमार विश्वास ने बोला कि ये प्रो खालिस्तानी है सीएम और पीएम बनने की बात, तो उसने दूसरे दिन स्कूल का उद्घाटन रखा। और क्या बोला उसने? मैंने 25,000 कमरे बनाए हैं। क्योंकि ये बीजेपी वाले, ये एंटी उसके लोग बोलते हैं कि उसने कुछ भी नहीं बनाया है, एक भी स्कूल वो दिखाया अपना जो बनाया। उसने बोला कमरे। बताइए, स्कूल में कमरे बनाए हैं उसने एक्स्ट्रा, उसने स्कूल नहीं बनाए हैं कुछ। इंटेलेक्ट इसके बीच में थे जो लोग की सब लोग आए उनको थे, जब निकाल दिया। वो लोगों को लगा कि ये इसका थॉट करप्शन के अगेंस्ट है एंड समाज के में परिवर्तन लाना चाह रहा है, एंड ये बोला कि इन्हें क्या पॉलिटिक्स आती है, मैं तो इनको पॉलिटिक्स सिखाने आया हूँ। एंड तब बहुत सारे लोग आए, जितने थे दीदी, ये आनंद तब भूषण, तो बहुत लोग, अन्ना हजारे को इसने टोपी डाली दीदी, किरण बेदी, ये लोग सब आई दीदी। सब आए एंड थे। रातों रात दीदी, मतलब इन लोगों को ऐसे दूध से मक्खी की तरह निकाल करके फेंका। जिनके निकाल पास दिया। ब्रेन है उन लोगों को ये नहीं चाहता था, और विदाउट ब्रेन वाले या फिर जो पिछलग्गू थे उस तरह पिछलग्गू थे, पिछलग्गू को ही उसने वहां रखा है। पिछलग्गू और माफिया और पैसे वाले दीदी, ये तो नॉन और फैक्ट है कि वो पैसा लेता है अपनी वो जो जैन का जो काम हुआ, फिर पैसा लेना सीट के लिए। और फिर भी बाहर आके देखिए इसकी हिम्मत, देखिए कि सारे करप्ट हैं बोलता है, सारे करप्ट हैं। अब बोल रहा है दीदी, इसका हालत देखिए आप कैसे, अब लोग क्या जानेंगे। पंजाब में जाके वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता का नारा नहीं लगा रहा, स्लोगन नहीं लगा रहा वो पंजाब में, क्योंकि भारत माता बोलेगा तो वहाँ खालिस्तानी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, इसलिए वहां का उसका स्लोगन इनकलाब है। हाँ दीदी, एक और चीज है। जब ये आया था तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम पागल हो गई हो, ये तो बहुत चालाक है और ये कर रहा है। मैं बहुत लड़ी थी कि नहीं क्या बकवास है, कितना मैं भी ऑनेस्ट दीदी, है। देखो, मैं भी समझती थी बड़ा ऑनेस्ट है। मैं आप लोग तो ऐसे ही बोले, तुम लोगों को नहीं दिखना। लेकिन एक चीज मेरे हस्बैंड बोले, वो चीज नहीं हुआ। ये बोले कि असम गण परिषद की तरह आएगा एंड ये उसी तरह से डाउन होगा, लेकिन ये डाउन नहीं हुआ, ये सर्वाइव कर रहा डाउन है। इसलिए नहीं हो रहा है दीदी कि कांग्रेस की जितनी स्पेस है वो ले रहा है ना, क्योंकि राइट कांग्रेस डाउन हो गई ना, कांग्रेस डायनेस्टी पॉलिटिक्स से डाउन हो गई। जी। कांग्रेस, ये सोनिया गांधी और उसके बच्चों ने उसको डाउन कर दिया ना, इसलिए ये उस स्पेस को ले रहा है, ये दूसरी स्पेस नहीं ले रहा, कांग्रेस की स्पेस विद लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट लोग भी तो खत्म हो गए ना कंट्री में, तो उनको भी कहीं जाने का अम्ब्रेला नहीं है, तो जा रहा है। तो मुझे बहुत डर लगता है दीदी, एज ए प्राउटिस्ट, कि बाबा जो बोलते थे हमें कि अगर आप लोग नहीं काम करोगे तो एक डेमोनिक फोर्स विल कम एंड फिल अप दिस वैक्यूम। तो मुझे
कभी कभी नाइटमेयर्स होते हैं कि मे बी दिस इज द डेमन, ये शैतान है और ये शैतानिक, ये डेमोनिक फोर्स शायद हो सकता है ऐसे ही केजरीवाल के जैसे शैतान लोग आके ही फील करेंगे इसको। देखिए बीजेपी के फार में नहीं हूं मैं, लेकिन हम जानते हैं बीजेपी जे डॉगमा सेंटर्ड होगा, प्रो कैपिटलिस्ट होगा, लेकिन जान इट इज बेटर टू नो ए डेविल देन नॉट टू नो ए सेंट। अगर हम एक डेविल को जानते हैं तो वी कैन हैव ए डायलॉग विद हिम, लेकिन जिस संत को भी हम नहीं जानते तो दैट संत इज मोर डेंजरस देन द डेविल। तो हम बीजेपी को जानते हैं, वो प्रोडागमा होंगे, हिंदू होंगे, ये होगा वो होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि क्या करेंगे हिंदू लास्ट तक, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ेंगे, जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर में तो हिंदू है ही है। वो क्या कर सकता है, उसको कहीं भी किसी को मारने से जन्नत नहीं मिलती है हिंदुओं को। और हिंदू को वही बोलना कि सभी लोग एक ही हैं, धर्म पंथ डिफरेंट है लेकिन एक ही जगह है। लेकिन ये अगर ऐसे शैतान लोग आएंगे बिजली फ्री देकर, ये फ्री देकर, तो बहुत शैतानी। चलिए इस पे हमने बहुत बात की, अब हम आप बात कीजिए दीदी, आपके टाइम को भी मैं ले रही हूँ। तो अब दूसरे लोग कोई ममता के बारे में भी आप थोड़ी सी बात कर लीजिए। मेरा ओवर हो गया एंड आई वांट टू लिसन अदर पीपल आल्सो। थैंक यू सुप्रिया दीदी एंड टेक योर फ्री एंड दीदी। कैच अप जी अदर। दीदी। ओके, हमारे बीच में आनंद श्वेता आचार्य दीदी भी हैं, तो आप दीदी चाहें तो इसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ नया बोलना चाहें, आप कुछ नया एक बात बोलना चाहें। आनंद श्वेता आचार्य दीदी। नमस्कार दीदी। हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दीदी यस बोलिए। अभी तो सारे दीदी लोग बोले, मैं तो तब से सुन रही थी, बहुत अच्छा है। ये जो अभी मीरा दीदी ने जो बताई है ना कि ये बंगाल के साइड में अभी भी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है दीदी। यहाँ कभी भी इलेक्शन के नाम पे शांति से नहीं होती है, माने दंगा फसाद होते रहता है। जो ट्राइबल एरिया का लोग अभी भी वही में 30-40 साल के पहले जो था कि आज भी वही है। किंतु इधर के तरफ से अभी लोग कुछ हद तक माने 10-12 साल से लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी आने के बाद इनको थोड़ा राहत मिलता है, जैसे कि बाहर में निकलना, कहीं भी जाना, लड़कियां जैसे पढ़ने के लिए आउटर में जा सकते हैं। किंतु इधर ने कि बाहर के तरफ से इधर अभी भी वही क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे दीदी बोली है ना कि जय ममता के तरफ से इधर कोलकाता से लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरा वैसे ही है जैसे था। और ट्राइबल एरिया का लोग जो है कि उधर तो अभी आनंद मार्ग बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। लोग आमरा बंगाली जो करते हैं उसी में भी कुछ मार्गी अभी भी जेल में है। और यहाँ का कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है। जब भी इलेक्शन होती है वो बिना 3-4 मरते हुए तो इलेक्शन यहाँ होती नहीं है। और फिर भी अभी भी कोई डेवलप नहीं है। वही है जहाँ पहले 30-40 साल के पहले था, अभी भी वही है। और इसके आगे क्या होना है तो बाबा ने बार-बार एक ही टॉपिक हम लोग का यहाँ प्राउड का जो मीटिंग होती आज भी हुई है, तो वही लोग बोलते हैं कि आमरा बंगाली को कैसे बचाना है। बचाने का तो कोई सॉल्यूशन अभी दिख ही नहीं रहा है। और जो भी पहले मिशन 1 थी जो आमरा बंगाली यहाँ होता था, वो अभी भी 6 लोग निकले हैं, 2 लोग अभी भी जेल में हैं। तो इसीलिए नहीं समझ आ रहा है कि बाबा का दिया हुआ जो प्राउड फिलॉसफी है बाहर के तरफ तो डेवलप हो ही सकती है, किंतु इधर का तो मेरे को नहीं लगता नहीं कि अपने ही जो राजनीति ये लोग अभी सुधार नहीं पा रहे। तो इसमें प्राउड का फिलॉसफी कब तक ये लोग लाने देंगे। और ट्राइबल एरिया उसमें एकदम एंट्री करने के लिए देता ही नहीं, स्कूल तक भी वहां बनाने के लिए नहीं दे रहा है। कोई जगह खरीदने भी जाते हैं तो वो वहां खरीदने भी नहीं देते हैं। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये जो राजनीति और फिर जो बाबा का दिया हुआ है जो चीजें इधर के तरफ आने से लगती है कि डेवलप तक कब होगी उसका कोई नाम निशाना अभी नहीं है। ठीक है दीदी, इतना ही बोलना था। जी दीदी, धन्यवाद आनंद श्वेता दीदी। आपने बहुत ही अच्छा एक वैल्यू एडिशन किया, आपने कुछ बताया जो खास वेस्ट बंगाल की बातें हैं।
अब हमारे बीच में गीता रावल दीदी भी हैं। गीता रावल दीदी, आप प्लीज कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी सभी लोग तो अच्छा इतना बता चुके हैं, मैं अलग से और तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, बट सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। ये सही बात है एकदम। मंजुला दीदी ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी दीदी ने भी जो बताया वो सही है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। तो कैपिटलिस्ट के बारे में सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि capitalist system is a cause of inequalities and environment and degradation. So capitalist ने आम लोगों का गला घोटा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। कम्युनिज्म के कारण ही जो क्लासलेस सोसाइटी बनी है ऐसा लगता है मुझे, और लेबर्स लोगों का ही उन्होंने ज्यादातर फायदा उठाया है इसमें। और जी। जो अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो डिस्टेंस इन लोगों के कारण ही बना है दीदी। जैसे कैपिटलिस्ट लोगों के कुछ चुने गिने चुने लोगों के पास ही हमारा पैसा सब ज्यादातर उन्हीं के पास है, और गरीब ज्यादा बढ़ गया है, वो समाज ज्यादा बढ़ गया है ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम लोग थोड़ा और मंजुला दीदी से सुनेंगे, वो बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके बताते हैं। तो आई वुड लाइक, बाबा ने दिया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो वो होगा और हम करेंगे दीदी उसको। थैंक यू सो मच दीदी। गीता रावल दीदी, थैंक यू राहुल सो मच। दीदी, सुप्रिया दीदी, एक बात मैं भूल गई कहना, क्योंकि बहुत लंबा बोली मैं, तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है कि मैं जब भी माइक पकड़ती हूँ तो छोड़ती नहीं हूँ, रियली। नहीं नहीं दीदी, तो दीदी वेरी नाइस, राहुल आप दीदी बोलिए। ठीक बोल रही है। जो बात में बाबा की बोली हुई बात जो मैं भूल गई बोलना लास्ट में, तो बाबा बोले हुए हैं कि कैपिटलिज्म मेक्स ए पर्सन बेगर एंड कम्युनिज्म मेक्स ए बेगर ब्रूट। तो आप इस बात को सोचिए, बाबा का बोला हुआ चीज है कि कैपिटलिज्म ने तो बेगर बना दिया ना, इसीलिए तो लोग कम्युनिज्म की ओर जाते हैं। अगर कैपिटलिज्म हमें बेगर ना बनाता तो कम्युनिज्म की ओर जाने की नौबत ही ना आती। हम फ्री बिजली और फिर फ्री पानी के पीछे जाते ही नहीं अगर कैपिटलिज्म हमें बेगर ना बनाता, क्योंकि कैपिटलिज्म ने हमें बेगर बना दिया है। तो अब कम्युनिज्म हमें जैसे तैसे यूज करेगा। पहले वो फ्री पानी भी फ्री बिजली देगा, फिर वो बोलेगा मारो काटो इनको जो आपका पैसा खाए हुए है। तो फिर वो एक रेवोल्यूशन लाने की चाल में होता है। इसीलिए कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म है, यूट्यूब पे है, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, पहले उसे देखी तो आपको कम्युनिज्म का इकोसिस्टम का पता चलेगा। फिर उसकी ताशकंद फाइल है, और अब आजकल कश्मीर फाइल्स में तो भला वो तो चल ही रहा है, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने देखी होगी वो फिल्म। तो कम्युनिज्म कैपिटलिज्म मेक्स बेगर, इसीलिए तो बेगर फ्री बिजली और फ्री पानी के पीछे जाते हैं हम लोग। फ्री पानी फ्री बिजली का कोई गरीब को बोल दे कि मत जाओ तो आपका गला काट देगा। तो एग्जैक्ट एनवायरनमेंट बना देते हैं ये कम्युनिज्म। जैसे कि ममता बनर्जी गले कटवाती है अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए बंगाल में। क्यों करवाती है? क्योंकि उसने ऑलरेडी उन बेगर्स को ले लिया और उनको ब्रूट बनाने की, उसने नहीं, उससे पहले ही लेफ्ट ने ले लिया था उनको ब्रूट बनाने के रास्ते पे। ममता ने आके वैसे ही झगड़ा वगड़ा एनार्की क्रिएट करके लेफ्ट से उनको छीना है। अब उन्हीं कैडर्स को वो ब्रूट बना दिए, और वो लोग गला काटना, मारना, रेप करना कुछ मानते ही नहीं। बताइए इलेक्शन के बाद कितना कैसा हुआ बंगाल में, और कोई बात नहीं करता, कोई इंटेलिजेंट आदमी बात नहीं करता। हालांकि ये जो बीजेपी के सुपरफिशियल से लीडर थे वो टीएमसी में जा रहे हैं। जी। तो प्राउटिस्ट का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल काम है, इंटेलेक्चुअली उनको एक्सपोज करने का और फिर अपने फोल्ड में लाने का। ओके दीदी। मंजुला दीदी, आप जी जी म्यूट हो। दीदी। हाँ, नहीं, मैंने आप खुद किया दीदी, मैं दूसरों के बीच में भी बोल रही हूँ अच्छा ना, तो अच्छा, ओके मैंने ओके। नहीं कहा दीदी, आपको ठीक है। जी 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 दीदी, हमारे थैंक यू दीदी। अब हमारे साथ में बीच में साधना संचेती दीदी। साधना दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? साधना दीदी। मीना रमन दीदी भी हैं, साधना है, फिर सविता श्रेष्ठा है आई थिंक।
साधना दीदी है, हेमलता दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हेमलता दीदी भी कोई है, उनका अनम्यूट करा हुआ है। हाँ, हेमलता दीदी आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलें। क्या बात, आज प्रभा दीदी नहीं है? प्रभा हाँ, अग्रवाल हाँ, नहीं। प्रभा अग्रवाल दीदी नहीं आई हैं आज। जी, आई आ, थिंक नहीं बोलना चाहती हैं हमारे दीदी बीच में अभी कोई? मीना मीना रमन है एक, उनसे बोलिए, वो बोलेंगे कुछ। जी हाँ, नमस्कार बोलिए दीदी। दीदी। नमस्कार। मैं ना जी दीदी। एक्चुअली क्या टॉपिक चल रही है ये अभी अभी ज्वाइन किया है, नहीं समझ आई मुझे, तो नेक्स्ट टाइम से मैं पार्टिसिपेट करूंगी। जी दीदी आप प्लीज 2:30 बजे ही ज्वाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, ताकि हम लोग आपसे भी सुन सकें। जी तो ठीक है दीदी, थैंक यू आपने इतना बोला कम से कम। दीदी अब मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी कि हम तो इश्यूज़ तो सारे देख ही रहे हैं कि इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है लेफ्ट का। तो एज़ अ सॉल्यूशन आप क्या बता सकते हैं? और एक तो दीदी प्रॉब्लम की मुझे बात मुझे कर एक रहे हैं। बात और बोलना है। ये हेमलता इकोसिस्टम दीदी, दीदी हेमलता दीदी म्यूट करी है, तो आप उनको भी दीदी लीजिए। सुप्रिया दीदी, हेमलता जी दीदी को लीजिए। जी दीदी जी मैं नमस्कार एक बात बोलना चाहती हूँ सिर्फ। ठीक ठीक बोलिए हेमलता दीदी। ये तो मेरा फर्स्ट डे है कि इस टॉपिक में आप लोग बोल रहे हैं, नहीं मालूम है। नेक्स्ट वीक फिर बोलूंगी, मैं आपसे पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। ठीक है दीदी। बिल्कुल दीदी, 2:30 जॉइन कीजिएगा दीदी ज़रूर, और जी हम टॉपिक डाल देते हैं। आप शायद जीपी ग्रुप में होंगी, मीरा दीदी उसमें हाँ, डालती रहती हैं। हाँ आप कल बिल्कुल बताई जॉइन थी कीजिएगा। दीदी ने, मुझे कल कहा था, तो जी इतना देर दीदी। पहले हमारा वो दूसरा मुद्रा क्लास चल रहा था ना, उसमें मैं रही। अभी फिर वो खत्म हुआ, मैं इसमें ज्वाइन की थी, हाँ, इसलिए कुछ ठीक है मालूम दीदी। नहीं है। ओके, ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम दीदी, ओके, थैंक यू। ओके, मंजुला दीदी प्लीज़ बोलेंगे। सुप्रिया दी, मंजुला दीदी का कभी भी नहीं खत्म होगा। मैं कोई बात नहीं दीदी, हम सुन आई एम रहे सो सॉरी, आई हैं। एम सो अपॉलोजेटिक, लेकिन मुझे एक एक ही नो, पॉइंट नो, याद नो आ। दीदी। हम जी, लोग बोलिए। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे, इकोसिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं है। आप देखते हैं ना, जब कोई ऐसा इशू होता है जिसको इन्होंने हाईलाइट करना होता है, तो एनडीटीवी तो सुबह से शाम तक उसे लेता है। फिर उसमें से सबा क्वीज आती हैं, वो न्यूयॉर्क अल जजीरा में बात करती हैं। फिर हमारी वो जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो चुकी हैं बरखा दत्त जाती हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती हैं। फिर सो मेनी इनके राइटर्स है, वो राना अयूब है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स। और क्योंकि पहले हमें ये था ग्लोबल, जब ग्लोबल विलेज नहीं बना था पूरा ये, तो हमें लगता था न्यूयॉर्क टाइम्स में, बीबीसी पे आना मीन सच दिखाते हैं। आजकल तो हम लोग, वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं, हम उन्हें तो न्यूयॉर्क टाइम्स टाइम्स मैगजीन, इधर गार्डियन, यूके का गार्डियन, इधर बीबीसी, अल जजीरा, ये सारे सारे उसी इशू को एकदम एक ही टाइम पर पकड़ते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है। जी दीदी। हाँ, नहीं कंटिन्यू कीजिए दीदी आप, प्लीज़ तो कंटिन्यू। ये मैं बोल रही थी कि ये इकोसिस्टम सिर्फ इंडिया में नहीं है। देखिए, जब किसान मूवमेंट थी तो खालिस्तानी कनाडा से बात कर रहे हैं, और वो जो मियां खलीफा और वो जो रेहाना, उनको पैसा देकर उनसे ट्वीट करवाया गया ताकि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। तो वो जो एक टूल किट निकली थी, यहाँ कर्नाटका की लड़की थी, और उस कर्नाटका की लड़की को वो स्वीडन की वो छोटी सी लड़की है जिसको ये अवार्ड देते थे। ये अवार्ड भी लेफ्टी अवार्ड होते हैं। ये जो नोबेल प्राइज की जो कमेटी है वहां पे, उसमें लेफ्ट का ही वर्चस्व है। देखिए ना, किसको अवार्ड मिलता है? हमारे अमर्त्य सेन, कम्युनिस्ट, हमारे बनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स में ये मिला है, वो बनर्जी, सत्यार्थी, वो मलाला, ये सारे इतना सा काम किया होता है और नोबेल प्राइज मिल जाता है। नोबेल प्राइज साइंटिस्ट को मिलने में कितनी देर लगती है, लेकिन सोशल इश्यूज पे और इकोनॉमिक इश्यूज पे, जस्ट क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज। मलाला ने क्या किया? एक गोली खाई एक टेररिस्ट से, तालिबान से गोली खाई, उसको नोबेल प्राइज। उसके साथ सत्यार्थी, जो हमारे सत्यार्थी हैं, वो आजकल एनडीटीवी पे वो चिल्ड्रन के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। एनडीटीवी पैसा मांगता रहता है,
किन काजेस के लिए? इन्हीं काजेस के लिए, एनजीओज चलते ही इन काजेस के लिए। तो सत्यार्थी हो, मलाला हो, उनको दोनों को इकट्ठा ही नोबेल प्राइज मिला है। फिर हमारे मेगासेसी अवार्ड हो, ये सारे कम्युनिस्ट लोगों का एक बुकर्स प्राइज। अरुंधति राय को पॉपुलर और फेमस करने के लिए उसकी पहली बुक, जो कि मैंने पढ़ी और मेरी समझ में नहीं आई, कितनी रबिश बुक है वो, गॉड ऑफ स्मॉल गॉड्स या कुछ है उसका नाम, और बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप भी पढ़ेंगे तो वो बोलना क्या चाहती है, थोड़ा सा दलित एंगल डाला। और अरुंधति राय इज ए क्रिश्चियन, लेकिन अपने नाम के साथ अपना क्रिश्चियन नाम कभी नहीं लगाती है। इनका सिस्टम देखिए कैसा है। अरुंधति राय मतलब कि लोग समझे कि वो हिंदू है, अगर हिंदू के अगेंस्ट बात कर रही है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो अरुंधति राय को बुकर्स प्राइज मिलता है पहली बुक पे, क्योंकि वो फेमस हो जाए सारी दुनिया में। फिर वो जाके सारी दुनिया में बातें करती हैं, रंगा बिल्ला बोलो, आई थी ना उसका वो सीए के टाइम पे, बोली अपने नाम को रंगा बिल्ला बोलो, अपना एड्रेस मत दो, ऐसी ऐसी बातें। तो एनीथिंग, दिस इकोसिस्टम इज नॉट ओनली विद इन इंडिया, इट इज ए बिग फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म। अगर प्राउडिस्ट को कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ना है तो इतनी बड़ी इकोसिस्टम है जिसके साथ लड़ना होगा। कैपिटलिज्म इज वेरी एक्सपोज्ड, इसीलिए बाबा बोले हैं कैपिटलिज्म विल डाई इट्स मैच्योर डेथ। तो कम्युनिज्म को बाबा ने प्री मैच्योर डाई करवा दिया है, मींस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कम्युनिज्म। रशिया को तोड़ दिया। चाइना इज नॉट ए कम्युनिस्ट इन थियरी, इकोनॉमिकली चाइना इज नॉट ए कम्युनिस्ट कंट्री, इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट, लेकिन आइडियोलॉजिकली दे आर। तो इसलिए बाबा बोले कि कैपिटलिज्म तो अपनी मैच्योर डेथ डाई करेगा ही, लेकिन कम्युनिज्म को पहले ही मार दिया इकोनॉमिकली, लेकिन आइडियोलॉजिकली इंटेलेक्चुअली वो मरने बहुत मुश्किल है। तो अगर प्राउड को फाइट करना है कम्युनिज्म के एंटी, तो बहुत बड़ी फाइट है, जिसके लिए हमको बहुत इकट्ठा होकर बहुत सटल वे में लोगों को समझाना पड़ेगा तो होता क्या है। जी जी Thank दीदी, you. बस मैं यही, थैंक यू दीदी। मैं आप लोगों से यही जानना चाहती थी कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि लेफ्ट का काफी डोमिनेंस है, चाहे इंटरनेशनली कहें या इंडिया में कहें। तो उसके लिए मेजर्स में तो मतलब आप लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं, प्राउड। और दूसरा आपने एजुकेशन की भी बात की कि एजुकेशन सिस्टम भी इन्होंने काफी कुछ हाईजैक किया हुआ है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर जेएनयू की बात हो। अगर इस पे आप लोग और कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहें, चाहे पूनम दीदी कुछ कहें, कोई भी दीदी आप लोग कहें थोड़ा बहुत कि क्या मेजर्स होने चाहिए। देखिए दीदी, जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो आप सिंपली किसी भी एक छोटे से बच्चे को देखिए उसको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बहुत हद तक उसके मम्मी पापा दिन रात कहते हैं कि बच्चा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किस लिए पढ़ो? कुछ भी स्कूल में कोई आइडियोलॉजी सिखाई जाती है? कुछ भी नहीं। सिर्फ पढ़ो, और हार्डली पढ़कर क्या करो, बहुत अच्छे नंबर लाओ, उसके बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, या बहुत हो तो किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। बस यही सिखाया जाता है। पढ़ाई का उद्देश्य बस इतना ही है अभी के समय में। और अगर वो इतना ही नहीं, उसका उलझा हुआ पूरा जिंदगी वो निकाल देता है। इसके आगे कुछ सिखाया ही नहीं जाता। इसके आगे सोसाइटी के प्रति तुम्हारी क्या लायबिलिटी है, तुमको अपना डेवलपमेंट कैसे करना है। डेवलपमेंट नॉट इन ओनली मटेरियल फील्ड, लेकिन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है, जो हमारी व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था, उसमें हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आज के बच्चे क्या सीखते हैं? पहले अगर कोई एक आदमी घर में नौकरी करता था, अगर कोई बड़ा है तो वो पूरे परिवार का भरण पोषण कर लेता था, भाई के बच्चे हो और दूसरे लोगों का भी हो तो वो भी करता था। लेकिन आज के डेट में लोग इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि अपने बच्चों का भी भरण पोषण नहीं करते। अगर 4 बच्चे होने की कैपेसिटी है तो 2 कर लेते हैं, 2 की कैपेसिटी है तो 1 कर लेते हैं। दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम इससे ज्यादा का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, हमारा इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? बस मटेरियल वर्ल्ड को हम कितना मटेरियल फैसिलिटी अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, बस यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चे को बहुत ऐसा एलिवेट करें, उसका माइंड ऐसा एलिवेट हो कि वो सोसाइटी के बारे में सोच सके, सोसाइटी के बारे में कुछ कर सके। अगर बचपन से हर बच्चे को ये शिक्षा दी जाएगी तो आई थिंक 10 से 15 साल के बाद ये बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, सोसाइटी को लीड करने लगते हैं। जो बच्चा आज 10 साल का है वो 15 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा, वो सोसाइटी का लीडर बनकर तैयार होगा। लेकिन अभी से ये बीज ही उसके अंदर ऐसा बोया जा रहा है कि वो बन ही नहीं सके। हर एक जगह आप किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए, अभी कल जो आपका आया हिजाब का जजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सिर्फ 5 लड़कियां हैं जो कि हिजाब के नाम पर बोले हम लोग क्लास ही नहीं करने जाएंगे। वो अपना पढ़ाई छोड़ने को तैयार है, उसको हिजाब से इतना प्रेम है, बाकी और सभी जा रही हैं।
सिर्फ 5 लड़कियां हैं जो फिर जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, और वो लोग पढ़ाई नहीं करेंगी, उनको पढ़ाई करना ही नहीं है, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। क्योंकि दीदी उनको जरूरत नहीं है पढ़ने की, उनको करोड़ों रुपए तो आ गया सारी इनसे। और उनका जो वैसे भी उनकी शादियां ही तो होनी होती है। मुस्लिम लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें शादी करना है, शादी उसकी किसी पीएफआई कैंपस जो ये यहाँ कर्नाटक का है, तो मैं जानती हूँ उनको पूरी तरीके से। यहाँ एक भटकल एक जगह है, दैट हैज बिकम जस्ट लाइक कश्मीर। ये छोटे छोटे टापू कश्मीर की तरह बन चुके हैं इंडिया में। तो भटकल इज ए सेकंड कश्मीर इन कर्नाटका। तो वहां पे जो ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, पीएफआई की ब्रांच, तो वो बहुत स्ट्रांग है। अब पीएफआई का कोई डॉक्टर इंजीनियर उस लड़की से शादी करेगा, तो डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएगा पीएफआई कैंपस का, और उस लड़की को करोड़ों रुपया मिल गया है। 5 लाख उसने दिया, 6 लाख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया, ना जाने कितने पैसे उनको आ गए। उनके माँ बाप भी अमीर बन गए, गाड़ियां आ रही हैं उनको, उसको शेरनी बोला जा रहा है उनको। और उसके बाद वो पीएफआई के किसी अच्छे से लड़के से शादी करेगी, बुरके में रहेगी। और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ दीदी, एक और बात है, अगर मुझसे आप डिसएग्री करेंगी तो जरूर, आई वुड लाइक टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस पे डिस्कशन करें। आप सारी जितनी भी इस्लामिक रेवोल्यूशन है उनकी हिस्ट्रीज को पढ़िए। द मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिजाब, मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द हिजाब, क्योंकि हिजाब इज ए थिंग विच वी कैन सी, द पब्लिक कैन सी। The other things within their, वो क्या करते हैं अंदर मस्जिद में क्या करते हैं पब्लिक को पता नहीं चलता। लेकिन हिजाब एक ऐसी चीज है जो हम जानते हैं, किसी ने हिजाब पहना तो वो मुस्लिम है। तो हिजाब पे इनका सेंटिमेंट शुरू होता है। आप चाहे ईरान का रेवोल्यूशन देखिए, इजिप्ट का देखिए, आप नाइजीरिया का देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज का देखिए। तो पहली मूवमेंट का जो इनका गजवाए हिंद जो बोलते हैं ना आजकल तो ये जैसे बाबा ने बोला था टू द पेट्रियाट में, बाबा ने लिखा है कि बहुत सी चीजें लिखने के बाद बाबा लास्ट में लिखते हैं कि इंडिया विल नॉट डाई, आई विल नॉट लेट इंडिया डाई, इंडिया विल क्रिएट न्यू लीडर्स। तो बाबा का एक आशीर्वाद है इंडिया पे कि इंडिया विल नॉट डाई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा एक इकोसिस्टम को बर्स्ट करने का भी एक आइडियोलॉजी हो रही है, चाहे वो कॉस्मिक इससे आ रहा है या चाहे वो बीजेपी के आने से आ रहा है। ये इकोसिस्टम के अंदर एक्सपोज होने का जो सिस्टम शुरू हुआ है, तो हो सकता है उससे गजवाए हिंद ना हो। अगर अभी तक 7 साल 10 साल तक कांग्रेस होती तो अंदर 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 ये बहुत से डेल्टाज गजवाए हिंद के बन चुके होते। लेकिन अब शायद मुश्किल है, अब शायद मुश्किल होगी इनको गजवाए हिंद लाने का, मतलब इस्लामिक शरिया लाने का। तो दीदी आप देखिए, पूनम दीदी आप तो जरूर देखिए कि हिस्ट्री है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हिजाब। और पीएफआई अच्छी तरह से जानती है, असदुद्दीन ओवैसी अच्छी तरह से जानता है कि हिजाब इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स शरिया। हिजाब लाएंगे और फिर हिजाब में बोलेंगे कि इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम खतरे में है तो सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, मर्द और औरत सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनका धर्म तो मस्जिद से चलता है ना। ये हर शुक्रवार मस्जिद में। आज हमारे यहाँ एनआरपुरा में मेरे हस्बैंड गए थे, एनआरपुरा कुछ लेना था, तो बोलते सारे मुसलमानों की दुकानें बंद है, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब के लिए तालुका ऑफिस में जाके। तो सारे मुसलमान, क्योंकि मस्जिद से इनका रिलीजन चलता है, इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, तो मुसलमान वहां जाके और बाबा ने भी हिजाब के बारे में प्राउड में लिखा है। मैं ये भेजने के लिए मैं उतनी बहुत लेजी हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी बाबा हिजाब के बारे में लिखते हैं। वो पूरा हम निकाल के एक आर्टिकल में दिए दीदी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डाले, अगर बोलिएगा तो उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, जो भी बाबा की बातें हैं। वो मैं प्राउड में वो मैं चाहती थी, लेकिन मुझे ये आदत नहीं है उसका फोटो बना के फिर फोटो भेजना आता नहीं है दीदी, तो मैं लेजी भी हूँ और छोड़ देती हूँ। पढ़ लिया छोड़ दिया, बस उसको इंटरप्रेट किया, फिर कहीं बात में बोल दिया। तो हिजाब इज नॉट ए स्मॉल थिंग। कुछ लोग बोल रहे हैं हिजाब बड़ी छोटी चीज है। हिजाब इज द स्टार्टिंग ऑफ देयर इस्लामिक रेवोल्यूशन। और देखिए हमारी यहाँ पे कांग्रेस जो है, कर्नाटक में जो कांग्रेस है, वो अब इनको स्ट्राइक में शामिल हो गई है कांग्रेस, हिजाब की स्ट्राइक। एक और है कि जिन लड़कियों को ही ढक करके उनको इस तरह से, और वो मीरा दीदी वो लड़कियां बोल रही हैं कि हम लोग बहुत प्रेशियस हैं, प्रेशियस चीज को ढकना चाहिए। लड़कियां खुद बोल रही हैं। बताइए कौन सी मानसिकता है कि हमें कोई बोले कि हमें ढकना चाहिए और हम बोले हाँ हमको ढकना चाहिए। मैं बताऊंगी, मैं खुद अपने आंखों
मीरा दीदी आप म्यूट हो गए हैं। मीरा दीदी मीरा दीदी दीदी तब तक एक पॉइंट है बाबा का लिखा हुआ, मैं पढ़ देती हूँ, दीदी हाँ। आएंगी तो बोलेंगी। जी जी बिल्कुल। Several days ago, it was reported in newspaper that in communist China, 1 million illegitimate children are born each year. प्रत्येक साल 1 मिलियन, हाँ प्रति वर्ष, ये बाबा का ये बुक में दिया हुआ है दीदी। अभी तो हम E9 पढ़ रहे हैं, इसमें से पढ़ के आपको सुना रहे हैं, तो रेफरेंस बोलेंगे तो हम इसका फोटो भी भेज सकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि इन लोगों के पास मॉरलिटी भी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बाबा के समय की बुक लिखी हुई, उसके बाद कितने पैदा हुए होंगे ये हम लोग के पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। 1 मिलियन ईच ईयर, अगर वो तो बढ़ा ही होगा, घटा तो नहीं होगा। और अभी इतने सालों में कितने पैदा हो गए होंगे जिसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। जब बाबा बोल रहे हैं तब की बात है। दिस प्रूव्स दैट communism encourages immorality. If this immorality goes unabated in this, it will eat away human society and cause doldrums in the social order. Eventually, the entire social structure will be destroyed. We cannot tolerate such a philosophy. The very thoughts of this philosophy is nauseating, means जिसको देखते के उल्टी आती हो। ये बाबा की बातें हैं, मैं अपने मन से ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल कोई भी दीदी चाहेंगी तो मैं इसका फोटो भेज दूंगी। नहीं दीदी, आप जो बोल रही हैं बाबा की बातें हम समझते हैं, आप बोलिए, फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, बोलिए। Countries which have both laborious and intellectually developed citizens have never accepted communism. बाबा बोलते हैं कि जहाँ पे मेहनती लोग हैं और बुद्धि वाले लोग जिनका इंटेलेक्ट डेवलप है, उन लोगों ने कभी भी कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स was born in Germany, but his theory was not accepted there. Similarly, England gave shelter to Marx, but did not accept his theory. The cooperative movement first started in England, and the spirit of cooperation is reflected in many aspects of British society. Consequently, Marxism has not been able to get a foothold in Britain. Japan is surrounded by communist countries like the Soviet Union, North Korea, and China, but it did not accept communism. The citizens of these countries, as well as of some other countries, are both laborious and intellectually developed. Hence, they have rejected Marxism. ये कहते हैं कि जहां भी मेहनत करने वाले लोग थे, चाहे उस जगह पे ही क्यों ना इसका जन्म हुआ हो, जिस थ्योरी का जहां जन्म हुआ है वहां के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जहां पे ये रह रहे थे उनको उन लोगों भी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जहां के लोग मेहनती नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वही लोग बस इसको अपनाते हैं। वही लोग तो जाते हैं फ्री चीजों के पीछे, केजरीवाल की फ्री बिजली और फ्री पानी के पीछे। जी जी बाबा तो इसको बहुत ही नया चीज बताया आपने, बहुत ही अच्छी चीज है, आपने वैल्यू एडिशन कर दिया। बिल्कुल ये चीज बाबा की चीजें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ के। बाबा तो उसके कई चैप्टर दिए हुए हैं दीदी हम लोगों को इन चीजों को। अगर आप बाबा की प्राउड पढ़ेंगी तो हर चैप्टर में कम्युनिज्म का ये है, तो वो उसी लिए तो मैं इतना सोचती थी कि हम लोगों को इस चीज पे बात करना ही चाहिए कि ये क्या इकोसिस्टम है। ये कोट हम बीच बीच में इसीलिए करते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट जगे, करना चाहिए करके लोग इसको पढ़े, क्योंकि इतनी डिटेल चीजें अगर हम रीडिंग डाल के सुनाएंगे तो दीदी लोगों को शायद बोर लगेगा, लेकिन बीच बीच से जो मेन चीजें वो सुनाएंगे तो शायद दीदी जाके फिर इसको पढ़ेंगी लोग। बिल्कुल अपने से जब आप लोग पढ़ेंगे तो और भी बहुत नॉलेज होगा। और जब तक हम लोग खुद अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, बाबा की बातों के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ के समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। बाबा बोले हुए हैं, दादा लोग बोलते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दिमाग में बैठा बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लगता है कुछ बस ऐसे ही दादा लोग रट लिए हैं, बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम लोग खुद से पढ़ना शुरू किए हैं तब असल में बात समझ में आती है, तब हम असली बात समझ रहे हैं। दीदी एक और बात है, कम्युनिज्म को बाबा बोले हैं, बाबा की बोलने की स्पिरिट को लीजिए और फिर जोड़िए अपने प्राउड से। बाबा बोले हैं कि आनंद मार्ग एस्टेब्लिश होगा थ्रू रिलीफ, है ना, थ्रू रिलीफ वर्क। तो बाबा भरपूर चांस दे रहे हैं हमें रिलीफ वर्क करने का, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो वार हो, चाहे वो कैलेमिटीज हो। तो नेचुरली जब आप रिलीफ करेंगे तो लोग आपको पहचानेंगे। लेकिन तब आप जब आप प्राउड, मैंने जो प्राउड का ट्रांजिशन पे क्लास ली थी, मैंने प्राउड की कोऑपरेटिव्स पे क्लास नहीं ली थी, इसीलिए जानबूझ के कि ट्रांजिशन पे क्लास लीजिए। हम लोगों ने दादा लोगों से सेमिनार में हमेशा सुना है कि प्राउड ऐसे आएगा, सीलिंग अप फेल्ट होगी, तो सब लोग भाग जाते हैं हमारे प्राउड से।
भागने की बात नहीं। ट्रांजिशन की क्लास शायद आप थी या नहीं पूनम दीदी उस दिन, लेकिन ट्रांजिशन की क्लास में जब आप बोलेंगे लोगों को कि हम आपका प्रॉफिटेबल लैंड लेंगे, उसको प्रॉफिट करके आपको दिखाएंगे और लैंड भी आपके नाम पे रहेगी, ये है प्राउड, ट्रांजिशन ऑफ प्राउड। तो कौन ना बोलेगा? मुझे आई एम श्योर कि आप लोग सिटी में रहती होंगी, लेकिन आपकी कुछ न कहीं जमीन थोड़ी सी गांव में होगी। वो जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर कोई आके आपको बोले कि मुझे आपकी जमीन दीजिए, मैं आपको साल का 5,000, 10,000, 20,000 उस जमीन पे दूंगा और कभी मैं आपकी जमीन अपने नाम भी नहीं करवाऊंगा, तो आप देंगी या नहीं देंगी? वैसे भी तो सिस्टम यही हम लोग की जमीन ऐसी ही पड़ी है, किसी को देते हैं खेती करने के लिए भी। तो वही ना मैं बोल रही हूँ। तो हर कोई चाहेगा, अगर कोई एक एग्रीकल्चरिस्ट को सिर्फ जमीन पे एक अटैचमेंट होती है, वो डरता है कि कोई ले ना जाए। तो अगर कानून हो जाए कंट्री का कि कोई नहीं ले जाएगा, इसीलिए बाबा द लैंड बिलोंग्स टू द टिलर के अगेंस्ट है। और कम्युनिस्ट बोलते हैं लैंड बिलोंग्स टू द टिलर, हु टिल्स द लैंड इट बिलोंग्स टू देम। तो कितना अच्छा स्लोगन है, लेकिन अभी तक पावर्टी को ले सके ही है। नक्सलबाड़ी से जो शुरू हुई थी मूवमेंट, उन्होंने कितनी पावर्टी को एलिवेट किया है, नक्सलबाड़ी का या कम्युनिस्ट का। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट क्रिएट कर दिया है जो मारते हैं बस। जो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें सारे रिकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाता था बहुत सारे मैसेज के साथ, तो इसलिए मैंने एक अलग ग्रुप फॉर्म कर दिया जिससे इतने ज्यादा मैसेजेस को ये एनकरेज नहीं करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। दीदी हमारा जो ग्रुप है उसमें कई एक लोग उसमें होस्ट बन गए हैं, तो मैं अब उसको तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर उसमें वो उसमें अगर वो एडमिन है तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि रोक भी नहीं सकते। लेकिन तो अगर हम लोग बोलें कि ज्यादा अननेसेसरी मत डालिए चीजें, तो जरूरत भी नहीं है दीदी। जी दीदी, वो टू मच आने लगा तो मैं एक दूसरा ग्रुप बनाई हूँ इसलिए, क्योंकि सो दैट उसमें हमारा डाइल्यूट ना हो। तो एक ग्रुप है, उसमें पूनम दीदी को भी ऐड कर देंगे, जिसमें कम लोग हैं तो ज्यादा उसमें